तो आपको जितना कॉन्फिडेंस उस तैयारी के आखिरी दिनों में होगा, उतना कॉन्फिडेंस दोबारा से डेवलप हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से 4 या 5 दिन बैठ गए तो। ऐसा होता होगा आपने पहले भी कुछ एग्जाम में कुछ दिन के लिए ब्रेक लिया होगा, या हो सकता है आपने पहले बार अभी प्रीलिम्स की शुरुआत की होगी, तो आप सबने ये माना होगा कि यार प्रीलिम्स तो बहुत दिनों से नहीं पढ़ा, तो हमसे नहीं हो पाएगा, और बाद में आपने देखा भी होगा कि आपको जो पुराना कॉन्फिडेंस था वो आ गया कुछ दिन में। ये सामान्य ह्यूमन की यानी सामान्य हमारी मानवीय प्रक्रियाएं होती हैं, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। 2-4 दिन में वापस जितनी ज्यादा पढ़ाई, जितनी तेजी से हम आगे बढ़ जाएं, उतनी तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दो। यानी बस केवल आपने उतना शुरू कर दिया तो एग्जाम आपका अपने आप यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, चीजें बेहतर होने लगेंगी, चीजें सुधरने लगेंगी। ठीक है, तो वो है। अब इसीलिए क्योंकि पिछले बार एक राउंड किया था अपन ने, एक या कई सारे लोग तो 2 तीसरे राउंड तक उसमें बने हुए थे, तो उसमें अपन ने पूरा पूरा पहले से शुरुआत से शुरू करते थे और आखिरी तक जाके अपन उसको पूरा कवर कर लेते थे। इसीलिए आप सोचा कि पीछे वाले राउंड से अपन शुरू करें और पीछे वाले राउंड से इनको कवर करें। 2-3 रीजन थे। 2-3 रीजन क्या थे कि जो भी लोग एग्जाम देके चाहे 19 का दिया, 20 का दिया, या जो 19 का एडिशनल वाला हुआ, सबका एक बात ये कहना होता था इसमें कि जो आपके पीछे वाले 3 पेपर है उनमें गड़बड़ हुई, और उनमें से भी ज्यादा गड़बड़ जब 20 वालों के साथ हुई। आप में से भी 20 वाला दिया है ना आपने, है ना? 20 वाले में हिंदी के पेपर में गड़बड़ हुई है ना? और हिंदी के पेपर को लेके मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि हिंदी का पेपर पहले 2019 तक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं निभाता था। एवरेज अगर हाईएस्ट मार्किंग देखें तो उसमें 140 145 तक होती थी, कुछ ऑर्डर नहीं होते थे वो 165 तक लाते थे, लेकिन 140-45 एवरेज मार्किंग होती थी। इस बार मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि इसमें 175 हाईएस्ट मार्किंग होगी, और कई सारे लोगों के उसमें 120 मार्क्स भी लाना मुश्किल होगा, है ना? 120 मार्क्स भी लाना मुश्किल होगा, इसलिए वो डिफरेंशिएटर जो 40-50 नंबर का क्रिएट होगा, वो 40-50 नंबर का डिफरेंशिएटर आप कहीं पे भी नहीं भर पाओगे, है ना? इसके लिए जरूरी है कि वो हिंदी को तैयार करो। और ये रहता है जैसे अभी कुछ लोग जो एडिशनल मेंस दे रहे थे, उनके साथ उनके पास तो और भी कम समय था, तो उन लोगों का ये कहना था कि बाकी सब पेपर अच्छे गए लेकिन हिंदी में थीम आकर गड़बड़ हो गए। और हिंदी में थीम आकर जो होते वो क्रिकेट की फुल टॉस गेंद आएंगे तो आपको पूरे मिलेंगे 3 में से 3, नहीं तो फिर आप एकदम उसमें सिलेंडर हो गए। अगर आपके 5 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो 15 मार्क्स आपके जीरो हो जाएंगे, और 15 मार्क्स बहुत ज्यादा वेरी करता है। मेंस में अगर आप देखोगे तो ऊपर में मतलब एक मार्क्स पे 5-5 लोग 6-6 लोग रहेंगे। ठीक है, तो 15 मार्क्स तो बहुत ज्यादा डिफरेंस कर जाता। तो इसके लिए एक तो निबंध के साथ हिंदी, इन दोनों को विशेष फोकस करना, और मेरा यही ऑब्जेक्टिव था कि इन दोनों में आप पूरी तरह से सजग हो जाओ या पूरी तरह से पढ़ के रख लें ताकि अंतिम समय में हम करें, इसलिए इनको प्रारंभ में रखा। अब आज जो निबंध का पेपर था, निबंध को पेपर को भी लेके मतलब हमारे समय पे ये होता था ज्यादातर समय कि हम बोलते थे कि यार निबंध में क्या करना है। मतलब मेरा तो ये राय हमेशा से रही कि 5 पेपर पे हमेशा से मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और मैं हमेशा बोलता था कि यार निबंध के पेपर पे क्या करना है ना? निबंध के पेपर पे क्या करना, पढ़ लेना, समझदार हो समझ जाएगा। लेकिन इस बार मैं खुद चाह रहा हूँ कि नहीं यार, उसमें जो कमी रहती थी उसको अपन थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। दूर क्या, कई कई कमियां होती थी, है ना? पहली कमी मतलब ये कमी अभी समझ नहीं आती, एग्जाम के 2 दिन पहले समझ आती है जब आप तीसरा चौथा पेपर लिख चुके। तो मुझे 5वें पेपर के पहले मतलब हिंदी के निबंध के पेपर के पहले बहुत सारे लोगों के कॉल आए, और उनका ये कहना था कि अब पढ़ क्या लें आखिरी दिन में। मतलब ये रहा, मतलब ये बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पढ़े क्या, तो वो पढ़े क्या उसके लेके मैंने यहाँ पे सिलेबस है, उसके सिलेबस को बहुत डिटेल से यहाँ पे डिकोड किया। मतलब सीधे सीधे आपको टॉपिक दे दिए कि आप ये टॉपिक कर लो एक बार। तो यहाँ पे अपन वो देखेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना है और जहां से निबंध आएंगे ही, पहली बात। दूसरी बात कि उनको पढ़ना कैसे है, तो उनको पढ़ने के लिए क्या मेथड अपनाएंगे, अपन वो मेथड पे बात कर लेंगे। तीसरी बात कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी कि जो बात मैं बोल रहा हूं उसके पीछे कोई तथ्य है या नहीं, उसके पीछे कोई आधार है या नहीं। तो उसके पीछे जो आधार है वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना? तो मैंने पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी एक साथ कंपाइल कर लिया। अगर मैं जितना बता रहा हूं तो इसके बाद निबंध में जो निबंध आपको वहां पे दिख जाएगा। देखो निबंध के पेपर में मार्क्स लाना थोड़ा जटिल होता है, इसमें उतना आसान नहीं होता जितना जीएस में होता है या बाकी जगह पे होता है। उतना आसान नहीं होता क्योंकि निबंध में कंटेंट याद होना, फैक्ट आपके सामने होना, उससे मार्किंग नहीं मिलती। उस फैक्ट को, उस कंटेंट को आपने कितने बेहतर तरीके से, कितनी अच्छी भाषा शैली में, कितने धारा प्रभाव तरीके से लिखा है, उसको लेके मार्किंग की जाती है। तो आज की जो क्लास है ये 2 हिस्से में है। मतलब आज की क्लास को मैं 2 हिस्सों में कर रहा हूं, पहले आज होगी और अगला अपना टेस्ट 30 तारीख को है ना, हिंदी
वाला, आज 25-30 तारीख को, तो 30 तारीख को इसकी अगली क्लास होगी। मतलब आज के हिस्से में, तो आज में मतलब इसके 2 हिस्से नहीं 3 हिस्से हैं। आज जो हिस्सा है वो ये है कि आपने एक निबंध लिख लिया है ना, आपने 2 निबंध लिखे होंगे और 2 प्रारूप लिखे होंगे। तो अब इसके अलावा भी आपको क्या करना है ना, इसके अलावा भी आपको क्या करना है कि कल एक एक और लिख के मतलब लिखना है ना, निबंध कल एक एक और लिखना है। और कल 1 घंटे का समय, या हो सके तो 2 घंटे का समय फिर दीजिए, कल 2 घंटे का समय फिर दीजिए और 2 घंटे के समय में आप वापस से निबंध लिखिए। कौन सा निबंध लिखिए? आप में से ज्यादातर लोगों ने एडिशनल मेंस तो नहीं दिया, सबसे रिसेंट में एडिशनल मेंस का पेपर हुआ है, तो एडिशनल मेंस के में जो निबंध आए हैं उनको कल 2 घंटे में आप लिखिए, है ना। उन 2 घंटे में लिखने के बाद जो आज मैं बता रहा हूं उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मतलब आज जब लिखते समय, क्योंकि आज का कैसा था पेपर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ होगा, है ना, क्योंकि मैंने जानबूझ के पेपर को थोड़ा सा टफ किया, लेकिन ये वैसा ही था जैसा 21 में पेपर आया था। 2021 का जो मेंस वाला पेपर, 20 वाला जो मेंस का था वैसे ही पेपर आया, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन 19 वाले से थोड़ा सा हल्का सा टफ था। कल वापस आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं जो चीजें बता रहा हूं इनको आपको करना, तो करना क्या है कि पहले तो अपन ने क्लास देख ली, क्लास जाने के बाद कल आप व्यक्तिगत तौर पर 2 घंटे का समय निकालें, उसमें जो निबंध हुआ था एडिशनल मेंस में वो वाले कोई सा भी एक एक टॉपिक को लिख लें, और उसके बाद फिर आप अगले टेस्ट में आएंगे तो जो आज आपके सामने 8 निबंध है, मैं 8 निबंध के की पॉइंट आपको बता दूंगा कि ये 8 निबंध है, इनमें कौन कौन से की पॉइंट आना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है, बॉडी कैसे हो सकता है, और उसमें से देख लेंगे अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ लिखा होगा तो उस पर भी अपन बात कर लेंगे कि यार किस व्यक्ति ने बेहतर लिखा, किस व्यक्ति में थोड़ी सी कम रहा, तो उनको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा निबंध जो है, तो निबंध का सिलेबस क्या है। तो निबंध के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो ये जो नया सिलेबस है मैंने केवल यहाँ पे वो किया है ना, निबंध के सिलेबस में कि हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन 2019 तक इसमें केवल निबंध होता था, अब यहाँ पे प्रारूप लेखन भी हो गया है ना। अब यहाँ पे प्रारूप लेखन होगा, इसीलिए मैंने एक बात पहले बोली थी कि 2019 तक हाईएस्ट मार्क्स 145 आते थे, अब 175 तक आ जाएंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि प्रारूप लेखन में जो मार्किंग होती है वो कम होती है। प्रारूप लेखन में अगर 25 मार्क्स है तो हाईएस्ट आपके 20 से 25 मार्क्स, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट आपके 12 साढ़े 12 मार्क्स जाएंगे प्रारूप लेखन में। तो ये प्रारूप लेखन हिंदी में है नहीं, तो वो हिंदी से यहाँ पे आ गया। दूसरे हिंदी में मार्क्स करते थे पहले जो अनसीन वो आते थे ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन आते थे पूरा का पूरा पैराग्राफ, अब से जो आ रहा है वो वाला आ रहा है, मतलब एक एक लाइन वाला आ रहा है। तो लाइन में जिसको पता है वो आराम से कर देता है, जिसको नहीं पता है वो नहीं कर पाता है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, इसीलिए हमको क्या ध्यान देना है कि इसमें देखें। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो पहले देखें तो 2 निबंध लिखना है। एक पहला निबंध 1000 शब्दों में 50 अंक का जो आपने लिख लिया। दूसरा निबंध आपने क्या लिखा, समसामयिक समस्या निदान, जो 500 शब्दों में और 25 शब्दों में लिखना है, 500 और 25 में लिखना है। ये बात हम वहां पे देख रहे हैं कि भाई 2 निबंध लिखना है। अब इसमें इन्होंने टॉपिक तो दिए हैं, है ना, यहाँ पे क्या दिया, टॉपिक तो दिया, लेकिन पीएससी की कहो ना कहो जो बात प्रीलिम्स में बात करते थे और जिससे आप भुगत रहे, ये लोग महाबेवकूफ हैं, है ना, इसको कहने में मुझे कोई शंका नहीं होती है। पीएससी के पेपर सेटर आप देख ही रहे हो, है ना, उनके साथ सिलेबस चेंज हो गया है लेकिन उनकी मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई है। इस बात को मैं एकदम खुले तौर पे बोलता हूं, है ना, मुझे अब पीएससी से ज्यादा लेना देना है नहीं, तो मैं तो बोल सकता हूं इन्हें, है ना। तो मैं एकदम खुले तौर पे बोलता हूं कि वहां के जो पेपर सेटर हैं वो एक माइंडसेट को फॉलो करते हैं। आप भी देख रहे होंगे प्री में वही मेंस में, तो इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया लेकिन जो टॉपिक पूछते आ रहे थे उसी टॉपिक को कंटिन्यूएशन में फॉलो किया, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आप 2014 से मैंने पूरे निबंध लगाए हैं नीचे, तो उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, या आप 2014 में जो टॉपिक आता था उसी से 2020 और 21 में प्रश्न आते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो टॉपिक दिए हुए हैं, उसके अंदर क्या होगा उस पर देखेंगे। तो एक तो यहाँ पे क्या है कि 1000 शब्दों में लिखना, दूसरा यहाँ पे 500 शब्दों में लिखना, ये 50 अंक और यहाँ पे कितने 25 अंक आपके रहेंगे। और फिर प्रारूप लेखन है, आजकल यहाँ पे प्रारूप लेखन 2 कर दिया और दोनों में क्या बोला है, एक एक करके 2 जो आपने पेपर में देख लिया। अब यहाँ पे क्या था कि ये केवल हिंदी में लिखना है, ये सब बेसिक चीजें हैं। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें पेपर में जो इन्होंने दिया तो हुआ है टॉपिक, क्योंकि मैं एक्चुअल में मैंने क्या किया, काफी सारी मेहनत करी, उसमें लिखा है एक एक टॉपिक के सब टॉपिक बनाए कि इससे क्या क्या निबंध आ सकते हैं। बाद में देखा कि उससे निबंध पूछे ही नहीं है उन्होंने, तो दूसरे कुछ पूछा। तो पहले अपन देख लेते हैं कि इनका क्या क्या चीजें इनके द्वारा प्रश्न पूछे गए। तो आप अगर 2020 का पेपर देखोगे, है ना, 2020 का पेपर देखोगे तो इसमें 4 निबंध थे,
2020 में 4 निबंध थे। पहला था भारतीय संस्कृति के मूल आदर्श, एक बात। फिर यहाँ पे था विज्ञान और विश्व शांति। फिर आपका था स्वार्थ लागी कृत सब प्रीति। और फिर यहाँ पे था वाचिक संस्कृति, है ना। फिर यहाँ पे था वाचिक संस्कृति। ये आपको कितने शब्दों में, 1000 शब्दों में लिखना था, अर्थात 50 अंक के। ये 20 के निबंध है। फिर अगर हम देखें तो वापस से यहाँ पे 500 शब्दों में जो निबंध आए थे वो कौन कौन से थे? वो ओटीटी प्लेटफॉर्म, विनिमय बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर कौन सा था? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग चुनौतियां। फिर क्या था? ग्लासगो जलवायु सम्मेलन, यूक्रेन संकट और विश्व व्यवस्था। इस पे अपन से निबंध पूछा गया। तो ये सारे निबंध हमसे किस पे पूछे गए थे? 2020 के पेपर में ये निबंध पूछे गए। अब इसके बाद लेटेस्ट जो मैं बात कर रहा हूँ 2019 का जो एडिशनल मेंस हुआ है, इस एडिशनल मेंस में था शिक्षा बनाम निजीकरण, विकास प्रक्रिया में जन सहभागिता, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, और एक राष्ट्र एक चुनाव, है ना। वही बेसिक वाला, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। पहले सिलेबस डिफाइन नहीं था, बाद में सिलेबस डिफाइन हुआ, लेकिन निबंध उन्हें जो पूछना था वो वही पूछ रहे हैं। फिर राष्ट्रवाद की अवधारणा, महानगर में प्रदूषण, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म, साइबर अपराध की जटिल समस्याएं। एक पैटर्न है कि यहाँ पे वो निबंध देंगे, वो टेक्नोलॉजी देंगे, यहाँ पे राष्ट्रवाद संस्कृति से संबंधित कोई निबंध देंगे, ये तीसरे नंबर पर जो देंगे वो कौन सा देंगे? कोई ना कोई कथन देंगे। ये एक पैटर्न लगातार चला आ रहा है, उस पैटर्न को वो हमेशा से फॉलो करते हैं। अगर हम देखें तो ये क्या था? 2019 में 2 निबंध लिखना होता था, तो उसी में एक था विनम्रता सर्वोच्च गुण, जीवन में खेलों का महत्व, अर्थव्यवस्था में ऊर्जा का महत्व, वरिष्ठ नागरिकों की समस्या। ये पहले हम सबसे सिंपल वाला आता था, नीचे वाला पैटर्न वो एक सिंपल रहता था। तो ये आपने देखा 2019 में। उसके पहले जो 2019 का निबंध था तो उसमें आप देखोगे तो भारतीय संस्कृति समरसता, साहित्य समाज का दर्पण है, हिंदी भाषा राष्ट्रबोध, विद्यार्थी जीवन। फिर यहाँ पे भारतीय संस्कृति में पर्यावरण, है ना, मोबाइल संस्कृति बदलता पर लीडर्स, वही टेक्नोलॉजी वाला, अस्पष्टता बनाम सामाजिक दूरी। फिर ये था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो भारत में ऋतुओं का स्वरूप, पर्यटन, ज्ञानार्जन और भारतीय पर्वों में राष्ट्रीयता। वहां पे खेलों में पूछा था, यहाँ पे कर दिया पर्वों में। फिर आया स्वावलंबन से समाज उत्थान। फिर आता है आपका गांधीवाद, आधुनिक हिंदी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाज पर उसका प्रभाव, भाषा संस्कृति, आधुनिकरण के विभिन्न आयाम। फिर एक कथन यहाँ पे दे दिया, कर्मण्य बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, राष्ट्रभाषा हिंदी और उसकी समस्या, बेरोजगारी की समस्या, पराधीन सपने ही सुख नहीं। फिर भारतीय संसद की कार्यप्रणाली, संस्कृति की एकता, चलचित्र प्रदूषण। ये हमारे क्या है? ये निबंध थे। और ऐसे ही 2017 और 16 में भी निबंध दिए गए। एक बार आप इन निबंधों को देखेंगे, है ना, इन निबंधों को देख लेंगे। और पहला काम आपको जो करना है ना, पहला काम ये करना है कि 2017 से लेके, है ना, 2017 नहीं, पीएससी की जो वेबसाइट पे डले हुए हैं वो 2015 से निबंध डले हुए हैं। तो 2015 से लेके 2020 तक के जितने पेपर हुए सभी के निबंधों को एक बार आपको देखना, एक बार देखना। और ये बात मैं सबसे आखिरी में करने वाला हूं कि उनके अगर 100 शब्दों में या 1000 शब्दों में लिखना है तो आपको उनका पॉइंटर अपने यहां पे बना लेना 100 शब्दों में। मतलब एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पे पूछा गया भाषा का अवमूल्यन, है ना। एग्जाम्पल के रूप में हमसे यहाँ पे पूछा गया भाषा का अवमूल्यन। तो भाषा के अवमूल्यन में सबसे पहली बुनियादी चीजें हैं कि अगर आप इसमें एडवांटेज लेने वाले हो तो आप भाषा पर, है ना, भाषा को लेके आप लगभग 100 शब्दों में अपने कंटेंट तैयार कर लीजिए, की पॉइंटर, है ना। 100 शब्दों में आपके की पॉइंटर रहेगा तो आपका निबंध अपने आप, उसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी लेखनी ही चलाना पड़ेगा, बस शब्दों को जोड़ना पड़ेगा। तो एक काम देखो, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मैं यहाँ पे जितने निबंध मिलाया हूं सबको मिला के लगभग 100 के आसपास हो रहे हैं। ये तो कुछ मैंने बताया पुराने और कुछ मैं बता रहा हूं अभी के सिलेबस के आधार पर लगभग 100 के आसपास होंगे। लेकिन अगर इनमें 100 शब्द का कंटेंट को डेवलप करने के लिए 2 से 3 आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। सामान्य बहुत सिंपल मेथड है ना। जो इंफॉर्मेशन का ओवरडोज हो रहा है, अगर उस ओवरडोज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे तो ये काम आसान है। क्या करो, तो जो भी शब्द मैंने यहाँ पे बताया उसको गूगल पे टाइप करो, 3-4 आर्टिकल में से जो जो की पॉइंट हमको समझ आ रहा है उन की पॉइंट को वहां पे यूज कर लो। वो मैं अभी आ रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन एक तो ये हिस्सा था जो हमारे पेपर में पूछा गया, है ना। पेपर में जो पूछे गए उस पर अब मैं कंबाइन करके इसको बताता हूं कि आपको क्या करना है। एक तो ये हिस्सा था जो मैंने बताया कि पहले क्या पेपर आया। अब दूसरे हिस्से में हम जो देख लेते, पहले इसको देख लें, फिर दोनों को
आपको क्लब करके बताते हैं कि काम कैसे करना। दूसरे हिस्से में मैंने यहाँ पे जो सिलेबस दिया है उसके जो एक एक बिंदु है उसको थोड़ा सा डिकोड कर दिया ताकि आपकी मेहनत आसान हो जाए। मतलब मैंने जो पहले बताया कि मैं पहले क्यों नहीं बताता था, क्योंकि मुझे लगता था थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, लेकिन आपकी मेहनत को कम किया। कम क्या किया है, तो यहाँ पे इन्होंने जो शब्द लिखा है पर्यावरण, तो अब मैंने पर्यावरण को लेके 7-8 पॉइंटर बना दिए कि पर्यावरण में इन 8 पॉइंटर को पढ़ लो, एक ना एक निबंध फंस जाएगा। विज्ञान वहां पे लिखा हुआ है, विज्ञान को लेके मैंने 7-8 पॉइंटर बता दिए कि ये 7-8 पॉइंट पे विज्ञान को पढ़ लो, एक निबंध फंस जाएगा। वैसे ही धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल, सांस्कृतिक विरासत, तो हर बिंदु को लेके मैंने 7-8 बिंदु, 7-8 पॉइंट सभी में बताए हैं। इन पॉइंटों से होगा क्या, इन पॉइंटों से होगा क्या, तो आपको केवल और केवल उन पॉइंटों को पढ़ लेना है ना, उन पॉइंटों को पढ़ लेना, उन पॉइंटों के आसपास अपना कंटेंट डेवलप कर लेना है। और वो कंटेंट डेवलप आपके पास ऑलरेडी है। मतलब वो कंटेंट कैसे, जब पहले पेपर से आप देखोगे, चौथे पेपर तक पढ़ोगे तो इसमें से आधे से ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन जब वो टॉपिक पढ़ रहे हो, मतलब सबसे बेस्ट क्या कि भाई जब आप एनवायरमेंट की यूनिट पढ़ रहे हो तो एनवायरमेंट की यूनिट में इसको उठा लेना सामने और इसके बारे में 100 शब्दों में अपना लिख लेना निबंध वाली कॉपी में, क्योंकि जब तक वो एनवायरमेंट की कॉपी में लिखा रहता है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना। तो उसके 100 शब्द 50 शब्द अपने एनवायरमेंट की कॉपी में लिख लेना, तो वो होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक है। तो पहला शब्द क्या दिया था, पर्यावरण। अब पर्यावरण से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, तो वो यह पर्यावरण पे क्या क्या निबंध आ सकते हैं, वो निबंध मैंने यहाँ पे बताए। तो एक निबंध क्या आ सकता है, इनको आप चाहो तो शॉर्ट में बना भी सकते हो, है ना। एक निबंध क्या आ सकता है, बहुत बेसिक है, पर्यावरण और मानव का अंतर संबंध, है ना। इसको कई बार वो, है ना, कई बार एक कथन के रूप में भी दे देगा। वो एक नई अप्रोच के साथ हुआ है ना, अप्रोच के साथ कि भाई पर्यावरण मानवीय आवश्यकता की पूर्ति का साधन है ना। एक कथन दे दिया तो उसका तात्पर्य यह होगा कि वो पर्यावरण और मानव के अंतर संबंध के बारे में पूछ रहा। ये वहां पे कथन दे दिया कि पर्यावरण केवल मानव के लिए नहीं है, समस्त जीवों के लिए। तो उसका तात्पर्य वो कहीं ना कहीं जो चर्चा करना है वो पर्यावरण और मानव के अंतर संबंध की करना है। तो एक बात आपको पर्यावरण और मानव के अंतर संबंध, तो आप जितना भी कोशिश कर सको पर्यावरण और मानव के अंतर संबंध पे की पॉइंट कर लो। कहां पे करोगे, तो सबसे बेहतर इसका वो होता है कि यूनिट आपकी जो है यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 है पर्यावरण, और पर्यावरण में पर्यावरण और मानव का कैसे डेवलपमेंट हुआ एक पूरा टॉपिक दिया हुआ, दिया है या नहीं। तो वो जो टॉपिक दिया है उसी टॉपिक में से कंटेंट आप निकाल लेंगे तो आपकी निबंध की कॉपी में गुणवत्ता आ जाएगी, आपके निबंध लेखन में सुधार आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन को ये काम कर लेना, पर्यावरण मानव का अंतर संबंध, एक बात तो ये अपना हुआ। फिर क्या हुआ, पर्यावरण और नैतिकता, ये सेम टॉपिक भी आपको दिया हुआ, लेकिन कई बार होता क्या है कि जब अपन उसको उस अप्रोच के साथ नहीं देख पाते, तो दूसरा टॉपिक यहाँ पे क्या है, पर्यावरण और नैतिकता, है ना। ये दो टॉपिक यहाँ पे हुए, इनको आपको तैयार करना। तीसरा आपका पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण एवं प्रदूषण, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ना, PYQ उसमें लिखा, मतलब ये कहीं ना कहीं पे जो ऊपर अपन ने देखा उसमें हमें पर्यावरण और प्रदूषण दिखा होगा। तो पर्यावरण और प्रदूषण, तीसरा ये प्रदूषण वाला टॉपिक भी आपको सीधा सीधा उसी यूनिट में मिल जाएगा, है ना, उसी यूनिट में मिल जाएगा। फिर आपका पर्यावरण और विकास का मुद्दा, है ना, फिर आपका क्या है, पर्यावरण और विकास का मुद्दा, वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पर्यावरण और विकास, ये चारों के चारों टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में सीधे मेंशन है। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन, समस्या समाधान, चुनौतियों और प्रयास। अब इसमें क्या हुआ, इस बार जो आया वो इसके लेटेस्ट प्रयास में ग्लासगो सम्मेलन आ गया, है ना। ग्लासगो सम्मेलन जब हम उसमें पर्यावरण के प्रयास देखते हैं और उसके वैश्विक प्रयास में UNFCCC को देखते हैं, तो UNFCCC के अंतर्गत ग्लासगो जो समिट हुआ उसकी चर्चा यहाँ पे कर ली गई, ठीक है। तो वो इसी में जो करंट का मुद्दा होगा वो भी एक यहाँ पे आएगा। फिर आता है जैव विविधता संरक्षण, समस्या समाधान, जैव विविधता का कैसे संरक्षण करेंगे, क्या उसकी समस्या जैव विविधता से जुड़ी हुई और कैसे उसका समाधान करेंगे, वो आता है। फिर आता है मरुस्थलीकरण, है ना। अब आ सकता है कि भारत में मरुस्थलीकरण की समस्या या वैश्विक स्तर पर मरुस्थलीकरण की समस्या, तो उसके आसपास के की पॉइंट कुछ हो सकते हैं, लेकिन मरुस्थली थीम पर, है ना, वो थीम कैसे डेवलप करना है इसकी चर्चा मैं आगे कर रहा हूं। तो उस थीम पर आप इन पॉइंटों को देखेंगे, है ना। तो अगला मरुस्थलीकरण, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सतत विकास और उससे संबंधित मुद्दे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है ना। आज सतत विकास को लेकर सरकार जो प्रयास कर रही है, सतत विकास में जितना डेवलपमेंट हुआ है वहां से भी प्रश्न आपके आ सकते
सकते हैं, मतलब यहाँ से भी प्रश्न क्या होंगे आपके आ सकते हैं। तो एक सतत विकास और उससे संबंधित मुद्दे, उसके बाद पर्यावरण असंतुलन, पर्यावरण अनुसंतुलन, चुनौतियां चुनौतियां समस्या और समाधान, है ना। पर्यावरण असंतुलन वाला जितना भी मुद्दा है उसकी चुनौतियां समस्या समाधान एक ये रहेगा। फिर एक इसी से जुड़ा हुआ इसी भाषा में आया कि पर्यावरण की समस्या कारण और निवारण, ये सीधा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, पर्यावरण की समस्या कारण और निवारण, तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया। और फिर जलवायु परिवर्तन को रोकने में भारत की भूमिका, ये आप अगर इतना टॉपिक देख लेंगे, और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस बार उन्होंने ग्लासगो सम्मेलन पूछा, है ना, 2020 में उनके द्वारा ग्लासगो सम्मेलन पूछा गया, तो उससे मिलता जुलता एक टॉपिक जो है वो पर्यावरण से आना तय है। क्योंकि हो क्या रहा है कि एक टॉपिक से उन्होंने जो पूछा अगले बार भी वो उसी टॉपिक को रिपीट कर देंगे, है ना। वो अब संभावना क्या है कि ग्लासगो सम्मेलन उन्होंने पूछ लिया, तो इस बार वो हो सकता है कि पेरिस सम्मेलन पे ज्यादा जोर दे दे, वो हो सकता है कि रियो सम्मेलन पे पूछ ले, क्योंकि करंट में ग्लासगो के बराबर अभी बड़ा सम्मेलन कोई नहीं हुआ। पेरिस सम्मेलन पे पूछ लेंगे या रियो सम्मेलन पे पूछ लेंगे, तो वो इसके इनहेरेंट में आ जाएगा। इनहेरेंट में क्या आएगा, तो जलवायु परिवर्तन के जो प्रयास है इसी के अंदर आप यहाँ पे पेरिस सम्मेलन को और ग्लासगो पेरिस सम्मेलन को, रियो सम्मेलन को भी तैयार कर लेंगे, तो आपके ये टॉपिक क्या हो जाएंगे, पूरा तैयार हो जाएगा। तो आपको जो पर्यावरण में करना है, तो इसके लिए बेहतर काम क्या होगा, सबसे बेहतर निबंध की तैयारी क्या होगी, तो जब भी आप यूनिट 8 पढ़ रहे होंगे पेपर 3 की, वो शायद अपन इथिक्स के बाद पेपर 3 की पढ़ेंगे, तो उस वीक में उस 2 से 3 दिन जब आप पढ़ें तब इसके निबंध भी एक बार लिख के देख लें, है ना, तब इससे संबंधित निबंध भी लिख के देख लें। देखो जो जो रिलेट हो रहा है उसको वहीं पे करेंगे। भारत संस्कृति वाले टॉपिक के अपन से रिलेट नहीं होंगे तो फिर नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे रिलेट हो रहा है तो आपका समय भी बचेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और कंटेंट भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम तो आपको पर्यावरण से संबंधित यहाँ पे अपन ने देखा, पर्यावरण वाले मुद्दे पे विज्ञान, है ना, विज्ञान में ये जस्ट आपका आया हुआ क्वेश्चन है कि विज्ञान से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, है ना, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आया है कि विज्ञान की आधुनिकतम अनुनातन मतलब उपलब्धियां, वो ट्रांसलेट करके उन्होंने हिंदी की होगी, सिंपल भाषा में समझे तो विज्ञान की आधुनिक उपलब्धियां क्या है, ये सिंपल प्रश्न आया था। विज्ञान की उपलब्धियां, तो आपका अगर आप पेपर में देखोगे तो वहां पे सीधा सीधा टॉपिक पे, शायद ये पिछले बार हुआ करता था, अब शायद फिजिक्स में दिया है या इसको यूनिट 4 में दिया है कि विज्ञान की आधुनिक उपलब्धियां क्या है। ये यूनिट 4 के अंदर या यूनिट 7 में ये दिया हुआ है। तो यूनिट 7 का सीधा सीधा टॉपिक पिछले बार आया कि विज्ञान की आधुनिक उपलब्धियां क्या है। और दूसरा फिर जो प्रश्न आया कि विज्ञान मानव को सभ्यता की सीढ़ी चढ़ाता है और साहित्य से मानवता के उच्च शिखर पे लाता है ना। तो एक प्रश्न क्या आ गया, विज्ञान और साहित्य का कोरिलेशन वाला प्रश्न था। मतलब ये क्या हुआ कि विज्ञान, है ना, मनुष्य को सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ाता है, साहित्य से मानवता की सीढ़ी पर ले जाता है। तो यहाँ पे विज्ञान और विज्ञान का सभ्यता के साथ और साहित्य का मानवता के साथ अंतर संबंध, तो इसमें सीधा सीधा प्रश्न था कि विज्ञान एवं साहित्य का अंतर संबंध, विज्ञान साहित्य एवं मानव का अंतर संबंध, विज्ञान साहित्य और इनका मानव के साथ क्या अंतर संबंध है, वो अंतर संबंध पे ये प्रश्न आया था। ये शायद पिछले बार आपको आया हुआ प्रश्न है ना, ये पिछले बार आया हुआ प्रश्न है। तो इसको आप देखोगे, अभी लेटेस्ट जो प्रश्न आया वो कौन सा आया, विज्ञान और विश्व शांति। लेटेस्ट जो प्रश्न आया पिछले 2020 में वो विज्ञान और विश्व शांति की, विश्व शांति में विज्ञान की कैसे कंट्रीब्यूशन है। इसी का एक प्रश्न आ सकता है, विज्ञान समस्या भी और समाधान भी। अब ये विज्ञान समस्या और समाधान सिंपल नहीं आएगा, आपको टॉपिक सिंपल तरीके से कलेक्ट कर लेना है, टॉपिक से संबंधित इंफॉर्मेशन सिंपल से कलेक्ट कर लेना। वो कुछ ऐसा मिला जुला टॉपिक आएगा, कोई कथन आएगा, लेकिन उसकी थीम क्या होगी कि विज्ञान कैसे समस्या है, विज्ञान कैसे समाधान प्रस्तुत करता, वो अपन को थीम में अपन टॉपिक होगा तो वो दे पाएंगे। जैसे आज भी देखो, तो आज के पेपर में भी मैंने एक दो चीजें ऐसी ही डाली थी, है ना। आज कौन सा था, एक मिनट बताना पेपर आज वाला, है ना। आज भी मैंने कोशिश वही किया था कि ऐसा ही डाल दें इसमें, है ना। अच्छा हाँ, ये स्वास्थ्य वाले में डाला था, है ना, स्वास्थ्य वाले में डाला था, मानवता वाले में डाल दिया। तो मानवता में शिक्षा भी डाल दिया, स्वास्थ्य भी डाल दिया, पर्यावरण भी डाल दिया, विकास भी डाल दिया। तो पर्यावरण जो है वो विकास को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, पर्यावरण स्वास्थ्य को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, और शिक्षा का इनके साथ क्या अंतर संबंध है, वो पूरे अंतर संबंधों पर हमको यहाँ पे जोर देना था। मूलतः मानव का शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, विकास के साथ जो अंतर संबंध चल रहा था, केवल उसको ही यहाँ पे देखना था। तो ये इसी फॉर्मेट में आ सकता है ना, कि विज्ञान और
मानव के अंतर संबंधों को हमको देखना। फिर एक विज्ञान और नैतिकता और विज्ञान और आध्यात्मिकता, ये प्रश्न विज्ञान से आने में इनकी संभावना है, तो आपको क्या करना, अच्छा ये करेंगे अपन आगे की तरफ, है ना। इनमें क्या क्या करना, वो एक बड़ी गलतियां कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि अगले बार मैं क्लास रखूंगा, क्योंकि मैं आपकी कॉपियों को उठा के देखूंगा तो मुझे 99% पता है कि आपने जो मैंने मांग की है वो मांग का किसी ने पालन किया ही नहीं है ना। ये मुझे 99% पता है कि निबंध लेखन बहुत कमजोर है ना। कुछ लोगों का निबंध लेखन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे पूछा विज्ञान और नैतिकता, तो मैं ज्यादातर देखता हूं कि निबंध में 80 से 90% जो बातें होती हैं वो विज्ञान पे बातें होती, नैतिकता पे बातें तो हो ही नहीं पाती हैं, है ना। विज्ञान ने ये किया, विज्ञान ने वो किया, है ना। वहां पे आते हैं कि महिलाओं के आर्थिक, है ना, प्रश्न पूछा जाता है कि महिलाओं की आर्थिक समस्याएं, वो महिलाओं की आर्थिक समस्या में सभी की शुरुआत कहाँ से होती है ना, वैदिक काल में गार्गी से और वहां पे उपला से, है ना, वो वहां से शुरुआत कर देते और वही चलता रहता है निबंध में एक तरीके से। वो निबंध पूरा का पूरा आपका जो होता है वो गलत होता है या उसका सही मेथड नहीं होती, आप विषयांतर उसमें हो जाता है। तो यहाँ पे एक तरफ आपको विज्ञान को लिखना है और दूसरी तरफ मानव पे रखना है। यहाँ पे जो विज्ञान पे रखना है, लेकिन विज्ञान के साथ यहाँ पे पहलू जो आएगा वो नैतिकता वाला पहलू आएगा। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसको अपन देखते हैं। तो दूसरा विषय था अपने वहां पे क्या था, विज्ञान था। तीसरा अपना विषय क्या था, धर्म और आध्यात्म। धर्म और आध्यात्म में एक चीज ये बोलेंगे कि आप कबीर दास के और तुलसीदास के जो बड़े बड़े दोहे हैं जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहते हैं, मतलब इसमें कबीर दास और तुलसीदास के कई सारे दोहे तो आपको भी पता होंगे, उन दोहों में से जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहते हैं उन दोहों को आप कुछ अपने दिमाग में सेट करके रखिए, क्योंकि अगर आपने दोहों का मीनिंग समझ लिया तो बहुत सारे हद में आपके क्या हो जाते हैं, उत्तर सही होते हैं। जैसे आपने देखोगे तो ये तो बहुत सिंपल था, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, लेकिन कुछ ऐसे दोहे आ जाते हैं जो अपेक्षाकृत उनको केवल दोहों को सही तरीके से समझ गए तो आप उसका उत्तर बेहतर तरीके से दे पाओगे। तो उसमें आप केवल कर लेना 3 लोगों के दोहे, खासकर कबीर के दोहे आते हैं वहां पे, उसके बाद कुछ तुलसीदास के दोहे भी आए हैं, तो कबीरदास तुलसीदास के प्रमुख दोहे जो है उनको आप कर लेना 2-3 जगह। वैसे इसका मैं भी कर दूंगा, मेरे पास भी एक कलेक्शन है, तो वो कलेक्शन आपको अभी ग्रुप में शेयर कर देंगे, है ना, उसको शेयर कर देंगे तो आप उसका यूज कर लेना। वो 2 जगह पे यूज होंगे, पहला तो हमारे कंटेंट को इनरिच करने में, हमारे कंटेंट को बेहतर करने में, और दूसरा अगर कहीं पे दोहा सीधा सीधा आ गया तो उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फिर हमारा धर्म और अध्यात्म से क्या प्रश्न आ सकता है, तो धर्म जीवन का आधार है कैसे, है ना, एक बहुत बेसिक प्रश्न है कि धर्म जीवन का आधार है वो कैसे है, तो उसको अपन देख सकते हैं। आध्यात्म से व्यक्ति का उत्थान होता है कैसे, आध्यात्म एवं व्यक्ति का उत्थान, आध्यात्मिक जीवन सफलता की राह है ना, ये भी एक सीधा सीधा प्रश्न होगा। फिर आपका आता है धर्म, आध्यात्म और मानव जीवन, कि धर्म जो है वो आध्यात्म और मानव जीवन किस प्रकार से आपस में कोरिलेट है, उसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आ सकते हैं। तो ये देखो एग्जैक्ट वापस से कि सीधा सीधा प्रश्न की जो थीम होगी वो प्रश्न इस भाषा में नहीं होगा, लेकिन उसको इस कंटेंट के आधार पे आप लिख लोगे। अगर आपके पास इन बिंदुओं पे 100 शब्दों में कंटेंट है तो आप उसको बेहतर तरीके से लिख पाओगे। फिर आपका यहाँ पे एक विषय था वो था शिक्षा, ठीक है। फिर आपका विषय था शिक्षा, कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था, चुनौतियां, समस्या, समाधान। ये आप कहां पे पढ़ोगे, देखो अभी आपको टास्क ये है, इसमें भी थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक करते जाऊं, थोड़ा सा स्पेसिफिक करते जाऊं कि आपका जो सिलेबस है उसमें ये वाला टॉपिक नहीं है ना। आपका जो सिलेबस है पेपर 1 से लेके पेपर 5 तक सीधा सीधा ये टॉपिक नहीं है, कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा बहुत संस्कृति वाले टॉपिक से जुड़ जाता है, इथिक्स वाले से। तो आपका जब टॉपिक हिस्ट्री चल रहा हो या जब कोई ऐसा टॉपिक चल रहा हो जो सीधे सीधे सिलेबस से डिवाइड नहीं है, तो आप उस दिन पे इसके की पॉइंट में कर लो, है ना। डेली एक निबंध को आपको बनाना ही है, एक निबंध के की पॉइंट लिख लेना है। वो की पॉइंट कहां से लिखना है, तो की पॉइंट आपको लगभग 100 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में, 100 वर्ड में लिखना है। वो की पॉइंट क्या है उन पे अपन आते हैं एक बार। दूसरा, डेली एक निबंध को आपको पढ़ना है, डेली एक निबंध को पढ़ना है। एक वेबसाइट में आपको अभी शेयर कर दे रहा हूं, एक वेबसाइट में आपको शेयर कर दे रहा, मतलब
कंपाइल करेंगे तो वो आधे घंटे का ही टास्क बता रहा हूँ, आधे घंटे का टास्क बता रहा हूँ। उसमें एक निबंध को पढ़ना और एक निबंध को आपको लिखना। पढ़ना क्यों? क्योंकि जितना अच्छा हम पढ़ते हैं उतना ही अच्छा हमारे शब्द आते हैं, है ना। होता क्या है कि आजकल तो शॉर्ट्स देखते हैं, है ना, तो वो शॉर्ट्स जैसे ही थॉट्स आते हैं आपको, है ना, तो शॉर्ट्स जैसे ही थॉट्स आते हैं 2 सेकंड के, 3 सेकंड के, 10 सेकंड के, 30 सेकंड वाले वो आते हैं, तो उससे आपकी डेवलप नहीं हो पाती है। डेली एक निबंध को पढ़ना है। निबंध सबसे अच्छे जो माने जाते हैं वो निबंध है निर्मल वर्मा के, है ना। और आज आपको जो दिया हुआ है ना, वो मैंने सीधे निर्मल वर्मा को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। उसमें दिया मेरे लिए भारतीय होने का अर्थ। ये जो निबंध है वो निर्मल वर्मा का निबंध है ना। मैंने उसको सीधे सीधा वो पेस्ट कर दिया। यूपीएससी में जो निबंध में सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं वो उन्हीं लोगों के मार्क्स आते हैं निबंध में जिनका हिंदी साहित्य होता है। हिंदी साहित्य वाले क्योंकि उन निबंधों को पढ़ते रहते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। हिंदी मीडियम में सिलेक्शन होने के पीछे भी रीजन वही है, जैसे आज तो साथ दैनिक भास्कर में दिया कि निबंध जिनका सबसे बेहतर था उन्हीं का सिलेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। वो निबंध भी जिनका बेहतर होता है वो ज्यादातर हिंदी साहित्य वाले ही होते हैं, हिंदी साहित्य वाले होते हैं, क्योंकि उनकी निबंध की लेखनी अच्छी हो जाती है। आपके साथ तो अच्छा एडवांटेज है, खासकर हिंदी मीडियम वालों के साथ, कि यहाँ पे केवल हिंदी में निबंध चेक हो रहा है और 90% उसमें कचरा लिख रहा है, तो वो अपन कैसे सुधार सकते हैं। तो मैं आपको अभी एक वेबसाइट दे रहा हूं जिसमें सारे के सारे भारतीय निबंधकार हैं, उनके निबंध एक जगह क्लब करके दिए हैं। तो उससे आपको फायदा होगा निबंध लेखन में, दूसरा आपको फायदा होगा हिंदी लेखन में, जो अशुद्ध वर्तनी कहते हैं उसमें सुधारने में। तो काम क्या रहेगा, केवल आपको एक निबंध पढ़ लेना है ना। मुंशी प्रेमचंद के, निर्मल वर्मा के अच्छे निबंध है, माखनलाल चतुर्वेदी के कुछ निबंध है, कुछ निबंध अगर हम इनके देखें जो आपके पासाई जी के निबंध है, तो ऐसे बहुत सारे राइटर है, सबके एक एक निबंध मतलब 10-10, 20-20 निबंध दिए, उनको आप पढ़ो। उनको पढ़ने के बाद आप इसको जब लिखोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस अलग आएगा। जैसा हम पढ़ते हैं वैसे ही हमारी भाषा शैली होती है। अभी पढ़ते कहाँ से हैं, तो पढ़ते अपन रेडीमेड मटेरियल से, हमारे नोट से ले लिए, किसी के नोट से ले लिए, किसी के नोट से ले लिया, उन नोट्स से आप पढ़ते हैं। नोट्स से पढ़ने में भाषा शैली डेवलप नहीं हो पाती। जब तक भाषा शैली डेवलप नहीं होगी तो हमारा निबंध लेखन जो होगा वो बेहतर नहीं होगा। तो उसके लिए आपको वो पढ़ना जरूरी है ना। निबंध में केवल 2 सब्जेक्ट है। देखो, पढ़ने में 45 दिन में जो मेथड अपनाना, मैं यहां से विषय अंतर हो गया हूं, मतलब मैं यहां से थोड़ा सा भटक गया, लेकिन ठीक है उसकी बात कर लेते हैं कि 50 दिन में आपको जो मतलब पढ़ाई करना है, उस 50 दिन की पढ़ाई को एक ध्यान रखना है कि ये 50 दिन की पढ़ाई जो होगी वो आपकी 1100 नंबर की एक पढ़ाई तो अलग होगी। मतलब पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक जो पढ़ाई होगी वो एक अलग होगी, लेकिन पेपर 5 और 6 की पढ़ाई जो होगी ना, ये आपकी प्रतिदिन के बेसिस पे ही होना चाहिए। चाहे आपको हिंदी के थीम आकर वालों को रट्टा मारना हो, पारिभाषिक शब्दावली हो, या आपकी संधि हो, समास हो, है ना। संधि में इतनी बेसिक संधि ध्यान नहीं आती है, इतने बेसिक पर्यायवाची ध्यान नहीं आते, इतने बेसिक विलोम शब्द ध्यान नहीं आते, क्योंकि हमने उनको उतना समय नहीं दिया होता है। आप प्रयास करो कि डेली पे 10 से 20 इन चीजों को आप याद करते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वहां पे याद भी आ जाएंगे, है ना। बार बार जब आप उसको पढ़ोगे तो ध्यान आएंगे। अब होता गया कि हमें लगता है कि आखिरी के 4 दिन में ये काम कर लेंगे, आखिरी के 5 दिन में कर लेंगे, तो वैसा ना करो। डेली का आधा घंटा, है ना, डेली का आधा घंटा आप किसको दो, आधा घंटा आप हिंदी को दो और आधा घंटा आप निबंध को दो। तो ये दोनों आपको उतने मार्क्स दिलवा देंगे जितने बाकी सब्जेक्ट नहीं दिलवा पाएंगे, क्योंकि हिंदी में भी 175 मार्क्स मिल जाएंगे। जीएस में से 300 नंबर में से 175 लाना बहुत बड़े बात है, लेकिन हिंदी में आप 200 में से 175 मार्क्स ला सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। एक बात। दूसरा, निबंध में भी अगर आप अच्छा लिखोगे तो निबंध में अच्छा लिखने वाला तो 75 मार्क्स भी लाएगा, 80 मार्क्स भी लाएगा, लेकिन निबंध में ऐसे भी लोग देखे जिनके 40-42 नंबर भी आते हैं, और ऐसे ही आते हैं, है ना। इस बात से तो शायद मुझे ये पर्सनल डाउट है कि बहुत सारे लोग निबंध के पेपर में या हिंदी के पेपर में लटक नहीं जाए, क्योंकि 40 नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। हमने ये देखा है कि पुराने, चूंकि अभी तो कई सालों से मार्कशीट आई नहीं है ना, जैसे ही 20 वाला रिजल्ट आएगा तो आपको मार्कशीट वगैरह दिखेगी, उसमें आप देखोगे कि हिंदी में 35 नंबर, वो निबंध के पेपर में 35 नंबर लाना मुश्किल होगा, क्योंकि प्रारूप लेखन में वो किसी भी स्थिति में 7.5 नंबर से ज्यादा नहीं देंगे, है ना। 7.5 नंबर एक में और दूसरे में 7.5 करेंगे तो 15 नंबर आएंगे। तो अगर पहले तो निबंध में 20 नंबर तक चले जाते थे, 20 नंबर जाते थे, तब कई सारे लोग 40 नंबर मुश्किल
से ला पाते थे, तो ये एक कंसर्न हो सकता है। इसके लिए आप यहाँ पे केवल आधे आधे घंटा का समय दे सकते हो। वो आधे घंटे जो टॉपिक मैंने बता दिए, पहले तो आपको कंफ्यूजन था, मुझसे पूछते थे, मैं सीधे बोलता था कि यार वो टॉपिक पढ़ लो। अब वो टॉपिक में हमने एकदम छोटा कर दिया, तो उस टॉपिक के केवल की पॉइंट बना लो, है ना। सिंपल वही है कि आप गूगल पे टाइप करो, 2-3 आर्टिकल मिलेंगे आपको पढ़ने में, 10 से 15 मिनट मिलेगा, उनमें से 4-4 5-5 की पॉइंट निकाल के रख लो। वो की पॉइंट आपके पास होगा, फोल्डर मटेरियल होगा, तो उस फोल्डर मटेरियल के आधार पे हम इसको आसानी से भर पाएंगे। ठीक है, तो ये अपना था, है ना। वापस से अपन अपने विषय पे आते हैं। तो ये छोटे छोटे बिंदु है, इनको नोट करते चलो। मतलब ये ऐसे बता रहा हूं कि इसके आधार पे आपको सीधे सीधे निबंध देखेगा। बात वही होती ना कि सिलेबस में इसके अलावा कहां पे जाएगा, अगर सिलेबस से पूछे तो, और सिलेबस से 4 में से 4 नहीं पूछेगा, लेकिन 1 या 2 तो पूछेगा। और हमने पूरा सिलेबस खोल के रख दिया, तो 1 या 2 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, क्रमण बाधिकास्तु मा फलेषु कदाचन और राष्ट्रवाद और वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा, ये दोनों निबंध आए हैं। अब इसमें हुआ क्या कि जो बहुत सारे लोगों के साथ गलती क्या हुई कि एक हिस्से पे जोर देते, दूसरे पे नहीं जोर देते, तो उसको अपन को ध्यान रखना है। फिर अपना, अच्छा ये अपन ने कर लिया था। फिर शिक्षा, देखो शिक्षा को लेके कई सारा वो है, शिक्षा वाला टॉपिक भी सीधे सीधे यूनिट 4 है ना। पेपर 2 की यूनिट 4 में आपको शिक्षा वाला टॉपिक है। तो जब आप पेपर 2 की यूनिट 4 पढ़ रहे हो, तब इन टॉपिक को भी शॉर्ट में बना लो, है ना। एक तो वहां पे अपना क्वेश्चन आंसर तैयार हो रहे हैं, दूसरे वहां पे निबंध का मटेरियल तैयार हो जाएगा। शिक्षा व्यवस्था, चुनौतियां, समस्या समाधान, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, एग्जैक्ट शब्द ये लिखा हुआ कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्या गुणवत्ता में कमी है, उसको कैसे बढ़ोतरी कर सकते हो। गुणवत्ता से संबंधित 2 मुद्दे आए हैं, एक क्या है नवीन शिक्षा नीति, और दूसरा जो आया वो एनसीएफ, है ना। एनसीएफ और नवीन शिक्षा नीति, इन दोनों का निबंध आना तय है, मतलब आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर शिक्षा नीति की गुणवत्ता की बात की जाएगी, तो वो बात ज्यादातर एनसीएफ के संदर्भ में की जाएगी, क्योंकि एनसीएफ से न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क जो है ना, एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो हमारा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो उसके साथ इसकी बात की जाएगी। तो उसका शिक्षा में मूल्य और आज की शिक्षा, कौशल युक्त शिक्षा, मतलब जो है कि शिक्षा तो है लेकिन मतलब कौशल नहीं है, तो वो कौशल युक्त शिक्षा, शिक्षा के नवीन आयाम, स्कूल शिक्षा, फिर बहुत सारी शिक्षा है, उस शिक्षा की समस्या समाधान, विकल्प, चुनौतियां और प्रयास। मतलब यहाँ पे स्कूल शिक्षा में क्या समस्या है ना, सबसे पहले उसका समाधान क्या है, सरकार प्रयास क्या कर रही है ना, सरकार प्रयास क्या कर रही है, और अगर हम देखें तो क्या नवीन प्रयास किए जाना चाहिए, है ना, क्या नवीन प्रयास किए जाना चाहिए, उनको हमको यहाँ पे फोकस करना है। ये चाहे हम देखें तो स्कूल शिक्षा के स्तर पे, विद्यालय शिक्षा के स्तर पे, कौशल शिक्षा के स्तर पे, सभी स्तर पे ये काम करना। और ये कोई एडिशनल यहाँ पे आपको चीजें नहीं करना पड़ेगा, वापस जब आप वहां पे पढ़ोगे तो वहीं से ये सीधे सीधे टॉपिक कवर हो जाएंगे। एक टॉपिक और आता है कि सरकारी शिक्षा बनाम निजी शिक्षा, है ना, सरकारी शिक्षा बनाम निजी क्षेत्र की शिक्षा, ये भी आपका टॉपिक आ जाता है, तो इसको भी आप तैयार करेंगे। फिर आपके पास अगला आता है आधुनिकीकरण, है ना, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण और आपका क्या है उदारीकरण। इन तीनों शब्दों को मैंने एक साथ डाल दिया कि आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण। यहां से भी प्रश्न आता है। तो सबसे पहले आधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण का भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ा। एक बात, भारत में आधुनिकीकरण क्या हुआ, आधुनिकीकरण से परंपरा पे क्या प्रभाव पड़ा, और इन तीनों का इंडिविजुअल एक एक करके कि आधुनिकीकरण का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा। एक बात, आधुनिकीकरण के अलावा भूमंडलीकरण हुआ, जब भारत विश्व के अन्य देशों के साथ जुड़ गया तो शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, या भारत में विदेशी कंपनियां आई, भारत ने अपने मार्केट को खोल दिया तो शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा। अर्थात इन तीनों का इंडिविजुअल प्रभाव शिक्षा पर, इन तीनों का इंडिविजुअल प्रभाव समाज पर, इन तीनों का इंडिविजुअल प्रभाव संस्कृति पर, कृषि पर, उद्योग पर, सेवा क्षेत्र पर, इनके प्रभाव पर आधारित प्रश्न। ये फोल्डर मटेरियल आपने कर लिया तो हो सकता है कि एक प्रश्न एक तरीके से आ जाए, है ना, कि भारत में आधुनिकीकरण, तो आप ये पूरा कंटेंट को वहां पे उठा के रख दोगे, या इंडिविजुअल तरीके से भी आया तो भी आप इस कंटेंट को उठा के रख दोगे। पहले ये तीनों टॉपिक हुआ क्या करते थे, 2019 तक सिलेबस का सीधा सीधा हिस्सा थे, अब सिलेबस से हटा दिया। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उससे इसको हटा दिया, तो आपको ये वाला टॉपिक यहाँ पे देख लेना है। फिर हमारे पास क्या आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स और ई मार्केटिंग, है ना। यहाँ पे अगला क्या आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स और ई मार्केटिंग। तो ये सारा का सारा जो प्री में आपने पढ़ा है,
फैक्चुअल डाटा, लेकिन फैक्चुअल डाटा से निबंध नहीं लिखे जाता, तो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, ये भी आपके मेंस में ही है। ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वहां पे जब कवर करो तो इसको आप वहां पे अपना बनाने का प्रयास करना। फिर आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका सीधा सीधा वहां पे नहीं दिया है ना, ये सिलेबस के अंदर, मेंस के सिलेबस में ये नहीं दिया गया। मेंस के सिलेबस में कोई परंपरागत खेल वाला टॉपिक आपको नहीं दिया है। तो इससे क्वेश्चन में या आपको टॉपिक क्या क्या आ सकते हैं? पहला, जीवन में खेलों का महत्व। एक बहुत सिंपल, खेल और संस्कृति कैसे आपस में मिलती है ना। खेल सामाजिक मेलजोल के माध्यम में वो आ सकता है। खेलों में बढ़ती राजनीति, आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है, करंट से भी ये मुद्दा रिलेट होगा। ओलंपिक में भारत की स्थिति, फिर हॉकी बनाम अन्य खेल और क्रिकेट बनाम अन्य खेल, इनके आधार पे कुछ आ सकता है, यहाँ पे भी आपको काम करना रहेगा। ठीक है, फिर आपको था एक और प्रश्न, संस्कृति, विरासत, सभ्यता और संस्कृति। संस्कृति में क्या था? भारतीय सभ्यता, संस्कृति और विरासत, भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता, भारतीय समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन, भारतीय संस्कृति में विविधता, संस्कृति और धर्म, भारतीय संस्कृति का वर्तमान स्वरूप और इसका महत्व। ये आपके क्या होंगे? अगले कुछ टॉपिक होंगे जिनको आपको तैयार करना है ना। ये वाले जो टॉपिक है इनको आपको तैयार करना पड़ेगा। ये भी आपको कहां से तैयार होंगे? भारतीय संस्कृति वाला जो यूनिट 3 है ना, पेपर 2 की पार्ट बी की यूनिट 3, वहां से ये सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा एक सलाह और दूंगा कि केवल उस कंटेंट पर रिलाई मत करना, उस कंटेंट से की पॉइंट तो निकाल लेना, फोल्डर मटेरियल निकाल लेना, लेकिन भाषा के लिए जो मैं निबंध के लिए आपको भी एक वेबसाइट बता रहा हूं, उसकी भाषा का यूज करना। भाषा निबंध में समानता अलग होगी। फिर आपका ये प्रश्न योग वाला पिछली बार भी आया कि स्वास्थ्य की अवधारणा, और आज जो मैंने प्रश्न दिया था वो स्वास्थ्य की अवधारणा में स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम पर आधारित था। मानसिक स्वास्थ्य, सबसे बेहतर स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। जो आजकल बहुत सारे सुसाइडल केस बढ़े हुए हैं, है ना, जो आप करंट में देखोगे तो जो सुसाइडल केस बढ़े हुए, उसके परिप्रेक्ष्य में मानसिक स्वास्थ्य को यहाँ पे पूछा गया था कि मानसिक स्वास्थ्य है सबसे बेहतर स्वास्थ्य। व्यक्ति की मानसिक स्थिति बेहतर है तो उसकी अपने आप शारीरिक स्थिति वैसे ही बेहतर हो जाएगी। तो वो वाला कंडीशन यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य के रिस्पेक्ट में पूछा। भारत में स्वास्थ्य नीति, समस्या समाधान, स्वास्थ्य से जुड़े हुए बुनियादी अवसंरचना। भारत की पूरी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या क्या संबंध है? स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में अंतर संबंध, स्वास्थ्य और मानव जीवन के साथ उनका संबंध, योग, वहां पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि योग जो है वो मानव के स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार मददगार है, भारतीय संस्कृति में इससे क्या लाभ है, और भारत में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में योग से हम उभर के आए हैं, है ना। भारत के हुआ एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में योग से उभर के आया, तो वो योग वाला भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका था सुशासन, तो भारत में सुशासन, समावेशी विकास और भारत में नौकरशाही। ये वाला जो कुछ टॉपिक है बहुत हल्का फुल्का सा जोड़ता है आपका कहां से? इथिक्स से, है ना, ये आपके इथिक्स से जोड़ता है। फिर आपका जनजाति विकास, जनजाति विकास में पूरी संभावना है कि जनजाति विकास का मुद्दा इस बार के निबंध में आ जाएगा, और जनजाति विकास का मुद्दा जो आएगा वो इस बार के निबंध में पैसा एक्ट के रूप में आ जाएगा, है ना। अब सीधा सीधा आपको क्या टॉपिक दिया? जनजाति विकास। और जनजाति विकास करने के लिए इस बार जो कानून लाया गया वो कौन सा कानून लाया गया? पैसा एक्ट लाया गया। तो ये जो टॉपिक आएगा वो आपको पैसा एक्ट के रिस्पेक्ट में यहां से आ सकता है। जनजातियों के अधिकार की अभी काफी ज्यादा चर्चा हो रही, तो ये पैसा एक्ट दोनों जगह जुड़ेगा, करंट का मुद्दा भी प्लस जनजातीय अधिकार का मुद्दा भी। ठीक है, फिर आपके जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन, है ना। फिर आपका जो था राष्ट्रवाद बनाम अंतरराष्ट्रीयवाद, ये निबंध पहले आया हुआ है ना। भारत में राष्ट्रवाद क्या और अंतरराष्ट्रीयवाद क्या, उसको आपको तैयार करना है। भारत में राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, राष्ट्रवाद से अलगाववाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता का आधार और राष्ट्रीय एकता के विभिन्न आयाम, ये आपको ये कहां से आएंगे? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद वाला भी जो टॉपिक है वो आपका सीधा सीधा सिलेबस में मेंशन नहीं है, मतलब पेपर 1 से लेके पेपर 4, इसको आपको एडिशनल तरीके से तैयार करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे आता है सामुदायिक विकास, मानव जीवन में इनका महत्व, सामाजिक सरोकार। फिर आपका आता है सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य की भारत में सतत विकास लक्ष्य है क्या, उनको प्राप्त करने की क्या रणनीति है, भारत में इसकी क्या भूमिका है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगला वो टॉपिक है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर 17 बिंदु हैं। आप अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 17 बिंदु
कंठस्थ याद होना चाहिए। कंठस्थ क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि ये आपके कंटेंट को इनरिच करने का काम करेंगे। बहुत सारी जगह पे आपको इंट्रोडक्शन को लिखने में, बहुत सारी जगह पे कंक्लूजन को लिखने में, बहुत सारी जगह पे आपके उत्तर के अंदर सपोर्टिंग एविडेंस देने में ये आपकी मदद करेंगे। तो आप ये पूरे के पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 जितने भी है उनको याद कर लेना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 किससे संबंधित है, 2 किससे संबंधित है, 5 किससे संबंधित है, 11 किससे संबंधित है। ये सारे के सारे आपको वहां पे मदद करेंगे। फिर इसके अलावा जो अगला टॉपिक आता है वो विभिन्न सामाजिक समस्याएं है ना, विभिन्न सामाजिक समस्याएं, उनके प्रभाव, उनके समाधान, उनके निराकरण और उनके लिए सरकार के प्रयास। ये जो है वो आपके वंचित वर्ग वाला जो टॉपिक है उनसे भी एक निबंध आ सकता है। वो वंचित वर्ग में चाहे घरेलू हिंसा वाला एक टॉपिक होगा, सामाजिक मुद्दा, भ्रूण हत्या होगा, अशिक्षा होगा या लैंगिक अपराध होगा, ये सारे जो टॉपिक है ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको भी आप वहां पे कलेक्ट करने का प्रयास करें। फिर आपका अगला जो आता है वो कौन सा आता है? बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न मुद्दे, चाहे क्षेत्रवाद हो, जाति हिंसा हो, सीमा विवाद हो, नक्सलवाद हो, ये आपके कौन से होंगे? बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे। तो ये सारे क्या थे? देखो इन सब से मतलब क्या है कि जो सिलेबस दिया है ना, सिलेबस के अंदर हमारे लगभग 20 पॉइंट दिए, तो उन 20 पॉइंट में मैंने सब में 5-5, 6-6 पॉइंट बताया कि यार ये 5-5, 6-6 पॉइंट आप तैयार करोगे तो आपके निबंध तैयार हो जाएंगे। इनको तैयार करने के लिए कोई एडिशनल इनपुट नहीं देना पड़ेगा। एडिशनल इनपुट क्या देना पड़ेगा? जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो उस टॉपिक को ध्यान रख के अपने निबंध वाले नोट्स में लिख लेना, क्योंकि जब तक आप निबंध वाले नोट्स में नहीं डालोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। केवल उतना काम करना, इतने के बाद आपको 2 निबंध जो फंसना है वो पूरा फंस जाएगा, एक बात। लेकिन इसके बाद भी हम देखें तो सिलेबस में जो एग्जैक्ट निबंध आते हैं वो मेंशन ही नहीं है। मतलब बात तो वो है कि इन सबको देख लिया, लेकिन जो निबंध आएंगे ना वो इस सबसे बाहर आएंगे, है ना। ये भी एक बात है। अब 4 में से 2 तो वहां से फंस जाएंगे, 2 और फंसने के लिए जो बाहर वाले टॉपिक है उनके लिए पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक मैंने कुछ टॉपिक बताए, उन टॉपिक को विशेष रूप से फोकस कर लेना, वहां से आपके निबंध आ जाएंगे। तो पेपर 1 से पेपर 4 तक क्या टॉपिक बताए? तो एक आएगा कि भारत में ऐतिहासिक विरासत बताइए, भारतीय ऐतिहासिक विरासत। निबंध आ सकता है या नहीं आ सकता? एकदम आ सकता है। ये ऊपर कहीं पे मेंशन नहीं है उसमें, लेकिन एक अपन जब इतिहास पूरा पढ़ेंगे तो उसकी ऐतिहासिक विरासतता को पूरा बता सकते हैं, है ना। उसके ऐतिहासिक विरासतता को कई सारी अप्रोच के साथ दे सकते हैं कि भाई इतिहास में देखें तो इतिहास में कला के क्षेत्र में क्या रहा, संस्कृति के क्षेत्र में क्या रहा, विज्ञान के क्षेत्र में क्या रहा, है ना, तकनीक के क्षेत्र में क्या रहा, है ना। वहां से अगर हम देखें तो स्थापत्य के भिन्न भिन्न प्रकार थे, उनके क्षेत्र में क्या रहा, तो आपका क्या रहा? ऐतिहासिक विरासत। फिर एक प्रश्न एक जमाने में आता था, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक और उनके प्रयोग, उनके योगदान, है ना। ये भी एक प्रश्न निबंध आ सकता है। प्राचीन भारतीय साहित्य और उसका समाज पर इम्पैक्ट, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो उसके अंदर साहित्य आएगा और साहित्य का उस पर प्रभाव भी पूछा जा सकता है। भारतीय पर्यटन की वर्तमान स्थिति और संभावना, हमने जो टॉपिक पढ़े उसमें पर्यटन की कोई बात नहीं है ना। हमने जितने भी टॉपिक पढ़े उसमें पर्यटन कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन पर्यटन से एक निबंध आ ही सकता है, तो आपको यह भी कवर करना। मध्य प्रदेश में पर्यटन की स्थिति, उसकी संभावना, मध्य प्रदेश तो निबंध वाले में कहीं दिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मध्य प्रदेश के पर्यटन को भी पढ़ लें। तो जब हम यूनिट 5 पढ़ेंगे मध्य प्रदेश, तो उसके संदर्भ में भी उसको यहाँ पे कर लेंगे। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत, तो मध्य प्रदेश में जो आपने प्री में पढ़ के आए हैं सांस्कृतिक विरासत, है ना, पूरा का पूरा यूनिट 1 का पार्ट, यूनिट 1 का जो दूसरा वाला हिस्सा था उसमें आपने पूरी मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत पढ़ी। मध्य प्रदेश में साहित्य की विरासत, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत प्रचुर परंपरा रही साहित्य की, और साथ ही साथ भूगोल की विभिन्न आधुनिक तकनीक जो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। इसके अलावा आप यहाँ पे और प्रश्न देख सकते हो, वो आ सकते हैं आपदा। तो पेपर 1 में ये जो एडिशनल टॉपिक है जो आपके निबंध के पेपर में मेंशन नहीं है, बात समझ रहे हो, ये निबंध के पेपर में मेंशन नहीं है, लेकिन आपके निबंध वाले दिन दिख जाएंगे। अगर आप इनको अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर हमने क्या देखा, भारत की संवैधानिक व्यवस्था, यहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके निकलते हैं जो वापस वहां पे मेंशन नहीं है। उनमें संवैधानिक व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता पर निबंध आ सकता है। जो धर्मनिरपेक्षता कहीं पे भी मेंशन नहीं है, धर्म के साथ हम कह सकते हैं, लेकिन उसको संविधान के साथ मैंने जोड़ा है। तो धर्मनिरपेक्षता, धर्मांतरण का मुद्दा जो करंट में भी चलता है, धर्मांतरण और धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा। फिर हम देखें तो भारतीय समाज और स्वतंत्रता का अधिकार, अभी बात होती है भारतीय समाज में संवैधानिक मूल्य, उसके बाद भारत में मौलिक अधिकार,
छोटे राज्य बनाम छोटे राज्यों की बात बार बार सरकार करती आ रही है, मांग उठ रही है। राजनीति का मूल्यांकन, मूल्य आधारित राजनीति, न्यायिक सक्रियता, ये आपके कौन से टॉपिक है? ये सारे जो टॉपिक है वो आपके पेपर 2 में जो आपका पॉलिटी वाला सेक्शन है वहां से आ जाएंगे। पंचायती राज है ना, फिर गरीबी, भुखमरी, कौशल और आपको जो वंचित वर्ग है उनसे संबंधित मुद्दे, इसमें कौन कौन से आते हैं? आपके महिला है, बच्चे, विकलांग, वृद्धजन, LGBTQ, ये सारे इनसे जुड़ी हुई समस्या, समाधान, प्रयास और संभावनाएं, ये भी आपको सीधे सीधे वहां पे देखने को मिल सकते हैं। ये क्या कुछ टॉपिक बताए। अच्छा, आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर इतने सारे बता दिए, है ना, हमारे साथ तो समस्या ये है कि 45 दिन में कैसे कवर करेंगे, है ना, ये तो नहीं आ रहा ना। मतलब मैं साथ में बताते जा रहा हूं कि इसके लिए एडिशनल इनपुट नहीं देना है। एडिशनल इनपुट आपको केवल आधे घंटे के लिए बैठना, उस दिन जो पढ़ा उसमें से इस फाइल को सामने प्रिंट आउट के रूप में रख लेना, है ना, इस फाइल को सामने प्रिंट आउट के रूप में रख लेना, जो वाले टॉपिक हो उनको वहीं पे नोट कर लेना। केवल इतना काम है, एक मतलब निबंध की कॉपी बनाना, उस कॉपी पे आ जाते हैं कि उसमें क्या क्या लिखना है, उस पर अपन वहां पे बात करेंगे। फिर आपका क्या था? स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता, तकनीक का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान, ऊर्जा वाला निबंध पिछले बार आया हुआ है, तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ये सारे जो है वो पेपर 3 से आ सकते हैं। और पेपर 4 से दार्शनिक आधार में महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इसके अलावा तुलसीदास, है ना, इसके अलावा तुलसीदास और कबीर, है ना, तुलसीदास और कबीर, ये सारे तो क्या हुए अपने केवल और केवल टॉपिक हुए कि इन टॉपिक से हमारे प्रश्न आ सकते हैं, है ना। ये क्या है? हमारे टॉपिक है कि ये टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं। तो एक तो इनको मेन काम क्या है कि आपको केवल केवल पढ़ लेना है ना, केवल और केवल पढ़ लेना। अच्छा, कुछ और टॉपिक रह गए। हाँ, ये वो था ना करंट अफेयर्स के मुद्दे, जो अभी करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, मैंने लिमिटेड दिया है क्योंकि ये वापस से ये अपडेट होंगे। करंट अफेयर्स आज से लगभग 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जो ज्यादा चलेगा वो ज्यादा आ सकता है। लेकिन अगर तो भी हम देखें तो आत्मनिर्भर भारत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NCF, जनसंख्या नियंत्रण कानून, है ना, ऑनलाइन गेमिंग, एक प्रश्न यहाँ से पक्का है, ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन सट्टेबाजी है ना, और कॉपीराइट, सुप्रीम कोर्ट की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है या ऑनलाइन डाटा चोरी है, ये जो है यहाँ से लगातार एक प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक देश एक एग्जाम करने की बात होती है, UPSC वगैरह, है ना, CUET वगैरह है, और IPL, भ्रष्टाचार, मैच फिक्सिंग, ये वाले जो है वो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं जिनसे आपके निबंध आ सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या रहा, एक हिस्सा जिसमें मैंने लगभग आपको 100 टॉपिक के आसपास बताया कि इन 100 टॉपिक से आपके निबंध आ जाएंगे। ठीक है, अब 100 टॉपिक हो गए हैं ज्यादा, है ना, 100 टॉपिक ज्यादा। आपको तो पता है कि यार हमें तो 2 वो करना, तो आप तो इनमें से 2 बताओ कि 2 कौन से आएंगे। देखो भाई, 2 मैं बिल्कुल नहीं बता सकता हूं कि ये 2 आएंगे। वो 2 मैंने जितने 100 टॉपिक बताए, इसमें से 80 टॉपिक वो है जो आप अपने सिलेबस के दौरान पढ़ोगे। तो अब जो सिलेबस के दौरान पढ़ोगे उसको लिख कैसे देंगे उस पर बात करते हैं। मतलब अब जो दूसरा हिस्सा इसमें हमारा है कि जो निबंध है उसको लिखना कैसे है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ गई आप सब लोगों की कॉपी वगैरह? अच्छा, इधर दे दी है क्या? ठीक है, सुमित, सुमित है ये इनकी कॉपी देना, मैं यहीं पे थोड़ा थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, तो उसमें से फिर बात उसी पे करेंगे। अगले बार मैं उस पर डिटेल से बात करूंगा, यानी कि ठीक है, कि अब इनको कैसे कैसे लिखते हैं तो उन पे अपन थोड़ी सी बात कर लेंगे। दूसरा हिस्सा है हमारा, पहली बात, निबंध में जो होगा आपका मार्किंग जो होगी 100 नंबर का होता है। मार्क्स जो होंगे वो मिनिमम 40 मार्क्स तो लाना ही है, लेकिन कई सारे लोगों के 41 मार्क्स भी आते हैं और कई सारे लोगों के 80 मार्क्स भी आएंगे। एक बात, मार्किंग कैसे होती है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहां से अपनी बात चालू होती है। 100 शब्द हैं, 100 शब्द में से ये मान के चलते हैं एक जो है इंट्रोडक्शन, 1000 शब्द है, इंट्रोडक्शन होगा और एक कंक्लूजन होगा। तो उसमें से अगर 50 अंक का निबंध आप लिख रहे हो तो 10 मार्क्स आपके जो दिए जाते हैं वो इंट्रोडक्शन पे, 10 मार्क्स आपके कंक्लूजन पे, और 30 मार्क्स जो दिए जाते हैं वो आपकी बॉडी पे दिए जाते हैं। मतलब यहां पे आपको निबंध को ये मान के चलना है कि उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन पे हमको जोर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 10 अंक में से मार्किंग होती है, यहाँ पे 30 में से मार्किंग होती है, और यहाँ पे जो मार्किंग होगी वो वापस से आपके 10 अंक में से मार्किंग होगी, है ना। वापस यहाँ पे कितने 10 अंक में से मार्किंग होगी, ये पहली चीज।
अब निबंध आपको लिखना है, उस लिखने से पहले हमको किस चीज पे ध्यान देना, तो वो पहली जो चीज होती है कि हम किस विषय का चयन कर रहे हैं। 50% समस्या यहीं पे हो जाती है ना। 50% लोगों के साथ समस्या यह हो जाती है कि उनको पता ही नहीं है कि हमें किस विषय का सही चयन करना। जैसे आज जैसे 4 विषय आ गए है ना, अब समझ नहीं आया होगा काय में लिखना है ना। काय पे लिखा आज, मतलब ज्यादातर लोगों ने क्या, मतलब यहीं पे देखते हैं क्या लिखा आप लोगों ने, शक्ति संतुलन। तो मेरे लिए भारतीय होने का अर्थ, और अंध औद्योगिकरण, और आपने क्या लिखा, मूल्य आधारित राजनीति, और अंध औद्योगिकरण। आप लोगों ने सोशल मीडिया वाला, सोशल मीडिया। ऊपर वाले में से क्या क्या लिखा, एक मिनट ऐसा करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर कितने लोगों ने लिखा, 2 लोगों ने। शक्ति संतुलन ही शांति का पैमाना है, किसी ने नहीं लिखा। अरे यार, मेरे लिए भारतीय होने का अर्थ है ना, 3 लोगों ने। और मूल्य आधारित राजनीति है ना। सब ये सोच रहे होंगे कि यार इस पे तो सब लिख रहे होंगे, हम इस पे नहीं लिखें। बात यही हुई है ना, जब आपने लिखा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तो यहाँ पे शक्ति संतुलन नहीं देखा, नहीं तो उसमें भी लोग लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमको इस बात पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है कि इस पे कोई नहीं लिख रहे हैं तो हमें इस पे लिखना चाहिए। सबसे पहली बुनियादी जो गलती होती है वो यही गलती होती है। होता क्या है कि हमें लगता है कि इस पे कोई नहीं लिख रहे हैं, इस पे हमें लिखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। हमें क्या करना चाहिए, तो हमें वो करना चाहिए जिसमें हम कॉन्फिडेंस हो, जिसमें हमें लगता हो कि हमारे पास नॉलेज हो। दिक्कत क्या है कि 50% लोग निबंध उस चीज पे लिखते हैं कि दूसरा नहीं लिख रहा होगा इसलिए मैं नहीं लिख देता हूं, जबकि हमारी खुद की भी उसमें एक्सपर्टीज नहीं होती है। ठीक है, तो आप पहली बात निबंध उस बिंदु पे, उस टॉपिक पे लिखें जिसमें आप कंफर्ट हो। अगर आपको लगता है कि आप मानसिक स्वास्थ्य में कंफर्ट हो तो आप मानसिक स्वास्थ्य पे लिखिए। अगर आपको लगता हो कि मूल्य और राजनीति में कंफर्ट हो तो उस पर लिखिए। या आपको लगता है कि भारतीय दर्शन या भारतीय होने का अर्थ आप बेहतर तरीके से बता सकते हो तो उसमें लिखो। दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे एक भटकाव उत्पन्न हो जाता है। तो पहली बात, सबसे पहला कि विषय का चयन, तो मेरा यह मानना है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना। वैसे यूपीएससी में स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, एमपी में भी जब ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे तब स्ट्रॉन्ग होते थे। अब तो सबको बैलेंस पढ़ना, लेकिन कुछ विषय में आपकी रुचि होती है। किसी व्यक्ति की हो सकती है कि इतिहास में रुचि हो, किसी व्यक्ति की हो सकती है भूगोल में हो, किसी व्यक्ति की पॉलिटी में हो सकती है, किसी व्यक्ति की दार्शनिक पहलुओं पर रुचि हो सकती है। तो यहाँ पे आप केवल उन्हीं बिंदुओं पर लिखें जिनमें आपकी क्या है रुचि है ना, जिनमें आपकी क्या है रुचि है ना। क्योंकि मैं अगले बार इन चारों निबंध, मतलब ये 8 निबंध पे आपको बताऊंगा, तो आप में से जो भी लिखा होगा आपको लगेगा कि यार हमने बहुत सारे आयाम छोड़ दिए हैं। निबंध जब भी कॉपी चेक करते हैं तो एक सामान्य मेरा जो उसमें रहता है, मतलब कमेंट, वो ये रहता है कि आपके आयाम अधूरे हैं, आयामों को बढ़ाने का प्रयास करें। डेट मीन्स कि उसमें जितना सोचा जा सकता है, आपने चूंकि ये मान लिया कि यार मुझे आता है, लेकिन उतना जितने आयाम हो सकते हैं वो आपने कवर नहीं किए। तो पहली बात कि जिसमें आपकी रुचि हो। एक दूसरा बात यहाँ पे होती है कि उस विषय पे रखें जिसके आप ज्यादा से ज्यादा आयामों को जानते हो, मतलब जिसके बहुत सारे पहलुओं को आप जानते हो, उसको लिखने का प्रयास करें। जिसके जितने अधिक आयाम आप जानोगे उतना ही बेहतर आप उत्तर लिख पाओगे। अगर आप उसके लिमिटेड आयामों के साथ लिखोगे तो आपका उत्तर कमजोर होगा। तो पहली बात कि विषय का चयन समझदारी पूर्वक करें। विषय का चयन अगर आप समझदारी पूर्वक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपके साथ नुकसान हो जाएगा, और वो नुकसान कहां से होगा, शुरुआत से ही हो जाएगा। तो पहली बात तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विषय चयन। दूसरी बात, विषय चयन के साथ ही दूसरी बात शुरू हो जाती है पूरे पेपर की प्लानिंग। होता क्या है कि जब हम पहला, दूसरा, तीसरा पेपर लिखते हैं तो हमें लगता है कि हिंदी में, एथिक्स में और निबंध में हमें बहुत समय मिलेगा। और ज्यादातर जिन लोगों ने एग्जाम दिया वो बताएंगे कि निबंध में समय कम पड़ा था या नहीं, है ना। निबंध में समय
कम पढ़ा था, सभी ने दे चुके हैं ना, है ना। तो मेरी बात पुष्टि हो गई यहीं पे, क्योंकि सभी को ये ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई निबंध में तो समय बहुत रहेगा, लेकिन एक्चुअल में जाके निबंध के पेपर में ही समय कम पड़ता है। निबंध के पेपर में केवल हिंदी में समय एक्स्ट्रा रहता है, उसके अलावा इथिक्स में भी समय कम पड़ता है, निबंध में भी समय कम पड़ता है। तो वो समय का पहले से प्रबंधन कर लो। समय का प्रबंधन चूंकि 3 हिस्से हैं, तो पहले निबंध के लिए 1000 शब्द लिखना है, और मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि इसके लिए 1 घंटा आपका पर्याप्त होता है, 1 आवर यहाँ पे कंप्लीट होगा। इसके लिए आपको 30 मिनट पर्याप्त होते हैं, और इसके लिए आपको 15-15 मिनट के 2 स्लॉट, है ना, 15 मिनट के 2 स्लॉट यहाँ पे आपको पर्याप्त होते हैं। ये आपका अगला हिस्सा होता है। दूसरा इसमें समय प्रबंधन है, तो उस पर आप ध्यान देंगे कि 30 मिनट, फिर 1 घंटा 30 मिनट, 15-15 मिनट का स्लॉट बनाना है, और उन्हीं स्लॉट में लिखना है। अगर ये स्लॉट गड़बड़ होते हैं तो आपका एक हिस्सा छूट जाएगा। अब आपने 12.5 नंबर का छोड़ ही दिया, तो फिर आप उम्मीद नहीं करोगे, फिर आपके मार्क्स जो होंगे वो 40 से 50 के बीच में झूलेंगे, है ना। आप अगर 12 नंबर का, 12.5 नंबर का एक प्रारूप छोड़ देते हो, या एक प्रारूप पूरा नहीं कर पाते हो, तो आपको वहां पे गड़बड़ी हो जाएगी। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से रखें, है ना, कि इसको ध्यान रखना। इसको ध्यान रखने के बाद एक और चीज वो है आपकी प्री प्लानिंग। निबंध को लिखने से पहले प्री प्लानिंग करना, और सारी बात यहाँ पे होती है कि आपकी प्री प्लानिंग कितनी है। आप में से ज्यादातर लोग, 90% लोग, चूंकि मैं कॉपी देखता हूं और अभी भी मैं देख सकता हूं कि आप में से किसी व्यक्ति के द्वारा ये प्री प्लानिंग नहीं आता है, ठीक है। तो वो प्री प्लानिंग आपको क्या करना, तो उसको मैं ये बोल रहा हूं कि ये प्री प्लानिंग जो होगी ना, वो आपकी 20% समय होना चाहिए। मानो आप 1 घंटे में आपको निबंध लिखना है, तो आप 10 मिनट तक पेन को उठाओ, लेकिन पेन को पीछे की तरफ, शुरुआत के पेज पे लिखने के लिए नहीं, पीछे लिखने के लिए उठाओ, और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी चीजें आपको आप आ रही है ध्यान में, उनको आप लिख दो। और ये क्या ध्यान में करना है, देखो, एक तो बात है कि आपके दिमाग में चीजें चल रही हो, एक तो बात है कि आपके दिमाग में चीजें चल रही हो, दूसरा आपके दिमाग में नई चीजें चल रही हो। तो मैं उसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा बता देता हूं, उसके लिए बहुत सिंपल सा फंडा बता देता हूं कि आपको क्या प्री प्लानिंग करना है। कोई भी टॉपिक उठाया, और उस टॉपिक को उठाकर, है ना, उस टॉपिक को उठाकर पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक सोचो। पेपर 1 से लेके पेपर 1 तक सोचो कि भाई ये जो टॉपिक उठाया, इसका इतिहास क्या है। बात समझ आ रहा है, इसका इतिहास क्या है, हमारा पेपर 1 इतिहास क्या है। तो उसका कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने का, लिखने का कोशिश करो कि यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य की बात वैश्विक स्तर पे पहली बार कब से प्रारंभ हुआ, भारत में उसके संदर्भ में पहली बार कब से बात हुई, मानसिक स्वास्थ्य पे कब ज्यादा जोर दिया जाता है। अभी रिसेंट में मानसिक स्वास्थ्य की बातें कब आई थी, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद, वो आत्महत्या के बाद क्या हुआ था, मानसिक स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा था। कोविड के समय पे मानसिक इतिहास बहुत बड़ा मुद्दा बन के उठा। ये आप कहां पे देख सकते हो, जब हम उसके इतिहास पे सोचेंगे। बात समझ आ रही। आप मानसिक स्वास्थ्य की बात करो, मूल्य की बात कर लो कि राजनीति में मूल्यों की बात कब होती थी। कौटिल्य के समय पे राजनीति में मूल्यों की बात कौटिल्य ने की है क्या, उससे पहले ऋग्वेद में कुछ मूल्यों की बात हुई है क्या, उससे पहले अगर हम देखें तो क्या हमारे आजादी के नेतृत्वकर्ताओं ने मूल्यों के बारे में बात बोली क्या, अभी प्रधानमंत्री ने कुछ मूल्यों के बारे में बात बोली क्या, अभी संसद में कहीं पे मूल्यों के संदर्भ में चर्चा हो रही क्या। तो उसका जितना भी इतिहास है, उस इतिहास को समझने का प्रयास करो। बात दिक्कत क्या है, तो इसमें मतलब ये बात मैंने बोला था ना, पूरे 10 टॉपिक है, पूरे के पूरे जितने भी अपन ने टॉपिक देखे, उन टॉपिक को आपको जो करना है, जो मैं बोल रहा था ना कि 10 मिनट में उसके बारे में लिख लेना, तो आपको जितने टॉपिक बताया, जो मैंने शुरुआत में बोर किया, उस बोर करने वाले टॉपिक में उसके इतिहास के संदर्भ में आपको की पॉइंट लिख लेना है। ठीक है, इतिहास के की पॉइंट लिख लेना। एनसीएफ की बात हुई है ना, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हुई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहला फ्रेमवर्क कब आया। अब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर निबंध लिखने पर बैठ गए और आपको नहीं पता पहली शिक्षा नीति कब आई, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना है, उसके इतिहास को खोजना है। तो पहली बात क्या होती है कि जो भी आप टॉपिक उठा रहे हो, उसके इतिहास को उठाओ। इतिहास के बाद अगर उसका कोई संबंध इतिहास से जुड़ा हुआ है, संस्कृति, तो उसके संस्कृति से जोड़ो। अगर उसका कोई सांस्कृतिक पहलू है, कोई सांस्कृतिक भिन्नता है कि भाई कोई ऐसी संस्कृति है, मान लो आत्महत्या वाला मानसिक स्वास्थ्य की बात कर लें, तो आपका अगर आप देखोगे तो ऐसी संस्कृति जो भौतिकतावाद को ज्यादा मानती है, ऐसी संस्कृति जो भौतिकतावाद को ज्यादा मानती है, वहां पे क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक होगी। ऐसी संस्कृति, मानो आप देखो यार, मानसिक स्वास्थ्य की बात
बात, तो शहरों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या ज्यादा होगी। लेकिन गांव में आध्यात्मिक है, लोग मिलते जुलते रहते हैं, तो वहां पे सुसाइड की इतनी समस्या नहीं आई। गांव में लोग एक दूसरे से अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे, तो वहां पे सुसाइडल थॉट कम आते हैं। लेकिन शहरों में व्यक्ति अपने में जीता है, इसलिए वहां पे ये समस्या ज्यादा आती है मानसिक स्वास्थ्य की। तो वो हम किससे जोड़ेंगे? उसके संस्कृति से, कि ग्रामीण संस्कृति में ये कम देखने को मिलेगा, शहरी संस्कृति में ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके अप्रोच को समझो, है ना। संस्कृति में आप उसको भारत की तुलना विदेशों से कर सकते हो, आर्थिक संपन्न राज्यों की तुलना कम आर्थिक संपन्न राज्यों से कर सकते हो, तो आपको नए आयाम वहां पे देखने को मिलेंगे, है ना। आयाम जितने ज्यादा आप बढ़ाओगे ना, उतने ज्यादा ही बेहतर तरीके से आप उसको लिख पाओगे। अगर आपने कुछ सिंपल तरीके से लिखा तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं पे कम हो रहा होगा। या आप देखो मूल्य की बात, तो मूल्य संस्कृति से कैसे वो होते हैं, है ना। ऐसी संस्कृति, है ना, कि जहां पे आध्यात्म होगा वहां पे मूल्य आधारित राजनीति होगी। लेकिन आध्यात्म का जैसे जैसे पतन होगा या आध्यात्म कमजोर होता जाएगा, तो मूल्यों से हम कैसे होते जाएंगे? अलग होते जाएंगे। तो दूसरा, उस विषय का आप संस्कृति के साथ अंतर संबंध जोड़िए। ये पहले पेपर का पहले पार्ट कैसा है कि मूल्य और संस्कृति। तीसरा, संस्कृति के बाद, है ना, अपन पहले पेपर के पहले पार्ट में क्या आएगा? इतिहास आएगा, संस्कृति आएगा और मध्य प्रदेश आएगा। तो मध्य प्रदेश का मतलब अपन समझ सकते हैं स्थानीयता। उसको स्थानीयता किससे जोड़ो कि जो भी विषय है, क्या उस पर कोई स्थानीय इंपैक्ट है, क्या कोई स्थानीय प्रभाव उसमें देखने को मिलता है क्या? क्योंकि मध्य प्रदेश एक स्थानीय हमारा नॉलेज है। तो जो भी टॉपिक पूछा, चाहे मानसिक संतुलन, शक्ति संतुलन, मेरे लिए भारतीय होने का अर्थ या मूल्य आधारित राजनीति, सभी का कोई ना कोई स्थानीय एंगल जोड़ता है, सभी का कोई ना कोई स्थानीय एंगल जोड़ता है। शक्ति संतुलन में हम देख लो तो दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन की बात होगी, है ना। यूरोप में इतनी शक्ति संतुलन की बात नहीं होगी। तो वो हमको देखना पड़ेगा। तो हमको उसका स्थानीयता को देखना है। स्थानीयता में स्थानीयता को किससे जोड़ दिया? मध्य प्रदेश से जोड़ा। मतलब आपको याद रखने में किसी भी टॉपिक के पॉइंटर बनाना है, किसी भी मतलब पॉइंट को लिखने से पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। तो उस ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपको क्या करना है? स्थानीयता को वहां पे इंक्लूड करना ही है। तभी आप उसके संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा जानकारी कलेक्ट करोगे। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतने ज्यादा आयाम होंगे, उतना ज्यादा आयाम होंगे तो हमारे थॉट प्रोसेस उसमें क्या होगी? उतनी बेहतर तरीके से डेवलप हो पाएगी। तो स्थानीयता, ये तीनों पेपर 1 के पार्ट 1। तो आप जब भी कोई टॉपिक सेलेक्ट करो तो इन तीनों टॉपिक पे सोचना। इन टॉपिक को पीछे आप लिख लो, इनको शॉर्ट में लिख लो कि हम कोई भी निबंध लिखेंगे तो इन बिंदुओं पे जरूर सोचेंगे। जब आप जरूर सोचोगे तो वहां पे कुछ ना कुछ पॉइंट निकल के आएंगे। जरूरी नहीं है कि सब जगह ये पॉइंट फिट हो, लेकिन आपके दिमाग के लिए तो वो है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें स्थानीयता के बाद, तो हर चीज का कोई ना कोई भौतिक भौगोलिक पहलू होता है। हर चीज का कोई ना कोई भौगोलिक पहलू होता है। तो उस भौगोलिक पहलुओं को अभी आप समझने का प्रयास करो, है ना। भौगोलिक पहलू, है ना। मूल्य जो होते हैं, जैसे मूल्य आधारित राजनीति थी तो ग्रामीण क्षेत्र में मूल्यों की ज्यादा महत्व होती है, शहरी क्षेत्र में मूल्यों की वैल्यू कम होती है ना। तो मूल्य का कोई वो है या नहीं? तो भौगोलिकता, है ना। तो भौगोलिक से उसको कनेक्ट करने का प्रयास करो, भौगोलिकता के साथ, है ना। भौगोलिकता वहां पे अपन ने देखा, तो ये ज्योग्राफी में अपन उसको भौगोलिक पहलू से जोड़ेंगे। फिर अगर हम देखेंगे तो उसको राजनीति से जोड़ने का प्रयास करो। राजनीतिक उसका कोई पहलू है या नहीं है, उसको भी अपन समझने का प्रयास करेंगे कि इसका कोई पॉलिटिकल एंगल या अप्रोच है या नहीं, है ना। क्योंकि हर चीज, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो तो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या यह है कि हमारे यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई बेहतर नीति नहीं है ना। हमारे यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य को रेगुलेट करने के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पे जो मानसिक स्वास्थ्य को लेके डे केयर सेंटर होना चाहिए, केयर सेंटर होना चाहिए, वो इतने अच्छा केयर सेंटर नहीं है। तो वो एक आपका राजनीतिक पहलू है। राजनीतिक पहलू में मतलब यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था भी आ जाएगी। प्रशासनिक पहलू कि भाई प्रशासनिक में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी नीतियां नहीं है ना। कोई यहाँ पर नीतियां नहीं है, या अगर अपन उसको देखें तो कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है। उसको इन सभी चीजों का सब जगह से कोई ना कोई कोरिलेशन होता है। तो उससे संबंधित प्रशासनिक नीतियां, संस्थागत व्यवस्था, इन सब को समझने का प्रयास करना कि भाई ये कहां कहां पे होगी। और इसी में प्रशासनिक बिंदु भी आ जाएगा। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो प्रशासनिक पहलू कि भाई सारा काम है तो, लेकिन उतनी बेहतर तरीके से, है ना। सरकार ने क्या किया कि मनोरोगियों की चिकित्सा के लिए एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था डेवलप कर दी है। लेकिन उस प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से अपना काम नहीं कर रही है। उस प्रशासनिक व्यवस्था में योग्य व्यक्ति नहीं आ पा रहे हैं,
कुशल व्यक्ति वहां पे नहीं आ पा रहे तो वो मनोरोगियों की समस्या समाधान नहीं हो पा रहा। तो प्रशासनिक पहलू भी हर चीज से जुड़ा हुआ है ना। तो आप प्रशासनिक पहलू, अच्छा ये मैंने पहले ही बता दिया, राजनीतिक प्रशासनिक संस्थागत पहलुओं को आप देखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अपन यहाँ पे कौन सा होता है ना। तो ये अपने ने पहलू देखे। फिर आर्थिक पहलू, फिर हमारा क्या आता है, इकोनॉमिक्स आता है ना। हमारा पेपर 2 का अगला हिस्सा क्या आता है, इकोनॉमिक्स आता है। तो हर चीज का कोई ना कोई पीछे आर्थिक है ना। मानसिक स्वास्थ्य क्यों बढ़ रहा है, समस्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बात समझ रहे हो कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ने का कारण क्या है, कि लोग जो है वो पूरी तरह से पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मेरे लिए भारतीय होने के अर्थ है ना, मेरे लिए भारतीय होने के अर्थ में अब भारतीयता हमारी प्रायोरिटी नहीं रह गई। हमारे लिए अपने आप को होना ज्यादा होगा कि मेरे पास कितना धन संचय हो रहा। आर्थिक पहलू कहीं ना कहीं पे उससे जुड़ रहा है या नहीं, तो आर्थिक पहलुओं को उससे जोड़ने का प्रयास करो। आर्थिक पहलू के बाद उससे अगर हम देखें तो जो आपके क्या था, वहां पे आता है आपका संस्कृति वाला, तो मैंने यहीं पे कर दिया सांस्कृतिक पहलू। उसके बाद सामाजिक पहलू, बहुत बड़ा मुद्दा है ये सामाजिक पहलू, कि सभी न सभी टॉपिक का कुछ ना कुछ सामाजिक पहलू होगा। तो उसका सामाजिक पहलुओं को भी समझने का प्रयास करो। सामाजिक पहलू में बहुत सारी चीजें होंगी। क्या क्या होगा, शिक्षा होगा है ना, शिक्षा का स्तर, वहां पे स्वास्थ्य, क्योंकि शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो सारी समस्या वो होगी है ना। वो कौशल नहीं होगा है ना। एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में क्यों जा रहा है, मतलब एग्जाम्पल के रूप में बता दूं है ना, इसलिए कि भाई हमने तो बहुत पढ़ाई कर ली लेकिन हमारे पास कौशल नहीं है। आजकल जो मांग है वो कौशल आधारित रोजगार की है, तो वहां पे फ्रस्ट्रेशन आता है आप में से। मतलब ये इसको नेगेटिव नहीं लीजिए, लेकिन देखिए कि यार 5 साल से तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, अगर पीएससी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पीएससी के बारे में तो सब पता, लेकिन बाकी कोई चीज का कौशल नहीं है, मतलब व्यवहारिक है या नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं कौशल भी उसके पीछे है, कि मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति परेशान है क्योंकि उसके पास कौशल नहीं है, इसलिए व्यक्ति लगातार चिंता में डूबा रहता है। वो एक व्यवहारिक सी चीज है क्योंकि कौशल नहीं है। तो इसको हम सामाजिक पहलुओं से वहां पे जोड़ेंगे। फिर आपका जो आता है वो तकनीक वाला आता है ना, विज्ञान और तकनीक, कि भाई विज्ञान की यानी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, तकनीक के लेवल पे उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो आप उसको भी वहां पे जोड़ें कि भाई विज्ञान और तकनीक भी इससे जुड़ा हुआ है। इसके कारण भी क्या होती है, हमारी समस्याएं उत्पन्न होती है, विज्ञान और तकनीक। उसके बाद आप जो देखेंगे तो विज्ञान एवं तकनीक से आप उसको जोड़ सकते हैं, और फिर उसके बाद आप वहां पे जोड़ सकते हैं, वो पर्यावरण से जोड़ सकते हैं कि पर्यावरण का भी मानव जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, तो पर्यावरण के प्रभाव को खोजने का प्रयास करें। साथ ही साथ सबसे अंतिम में पेपर 4 आता है नैतिकता, कि उससे जुड़े हुए क्या कोई नैतिक पहलू है, उससे जुड़े हुए कोई भी नैतिक पहलू है, उनको समझने का प्रयास करें। अगर ये आपने टोटल हमने लगभग 10-12 बिंदु में बात कर लिया, 12 बिंदु में बात कर ली, अब आप 1000 शब्द आंख बंद करके भी लिख सकते हो, मतलब इतना आपके पास समझ आ जाएगी उस विषय को लेके है ना। अभी दिक्कत क्या होता है कि विषय को उठाया, मतलब आप आज भी आप सबके साथ हुआ होगा कि विषय को उठाया तो आपको समझ नहीं आया होगा कि यार लिखना क्या है। बात हुआ, सभी के साथ हुआ, क्योंकि थोड़े से अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा जटिल नहीं थे। अब आप उनको लिखने बैठोगे तो आपको बहुत आसानी से पूरे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे है ना। तो ये प्री प्लानिंग आपको करना है। प्री प्लानिंग करना, इसमें एक तो प्री प्लानिंग विषय के अनुसार बताया, फिर दूसरा कुछ और प्री प्लानिंग की मेथड होती है, उनको भी आप देख लीजिए। जो भी विषय हो उसमें अपन को कुछ का को देखना है ना, कुछ का को देखना है। का को देखना मतलब क्या है, क्या, कैसे, कहां, क्यों, किससे, अगर इनके कोई उत्तर हो तो उसको भी खोजने का वहीं पे, मतलब ये सारी जो बातें बोल रहा ना, मैं प्री प्लानिंग की बात बोल रहा हूं है ना, प्री प्लानिंग की बात बोल रहा हूं कि ये प्री प्लानिंग में अपन को यूज हो जाएंगे है ना। प्री प्लानिंग में यूज हो गई, उसके बाद उससे संबंधित एक और काम में आ जाएगा कथन। अगर कहीं पे कोई कथन याद आ रहा हो, कविता याद हो रही हो, उनको भी आप कोशिश कीजिए कि प्री प्लानिंग के दौरान वहां पे लिख लो, प्री प्लानिंग के दौरान उनको लिख लो। ठीक है, ये भी किसका हिस्सा है, प्री प्लानिंग का निबंध में हिस्सा होता है ना। निबंध में ये भी क्या है, प्री प्लानिंग का ही हिस्सा होगा। ठीक है, अपन ने ये किया। अब इसके बाद क्या करना है, ये प्री प्लानिंग हो गई। अब इसके बाद एक आउटलाइन बनानी है, वो भी प्री प्लानिंग का हिस्सा है। आउटलाइन क्या बनानी है, ये बात में मतलब ये पूरा कंटेंट आपके पीछे के पेज में होगा। आपका एक पेज रैंडम तरीके से भरा गया है, जो कुछ थॉट आ रहा है उसको इस पे पीछे वाले पेज पे डाल दो।
पीछे वाले पेज पे डाल दिया। अब आपको ये बनाना है प्री प्लानिंग में कि इनमें से हमको सीक्वेंसिंग क्या देना है, मतलब सीक्वेंस क्या देना है, जो सब हमने लिखा है, जो इतने सारे थॉट आ गए उसके सीक्वेंसिंग। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा एक इंट्रो आएगा, इंट्रो के बाद आता है बेस, बेस के बाद आता है डेवलपमेंट, विकास, डेवलपमेंट, और उसके बाद आता है आपका कंक्लूजन, है ना। अब इसमें मैं जो बता सकता हूं वो हर चीज में अलग अलग होगा, हर जगह पे अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन इंट्रोडक्शन जो होगा पहला, है ना, पहला क्या होगा कि इंट्रोडक्शन जो होगा वो हमारा एक विषय होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन को अगर मैं बात करूं तो यहीं पे इंट्रोडक्शन को भी ले लेते हैं, है ना, यहीं पे अपन इंट्रोडक्शन को भी ले लेते हैं कि इंट्रोडक्शन को लेके मेरा नजरिया जो है वो थोड़ा सा अलग है। होता क्या है कि आप में से ज्यादातर लोगों की मैं कॉपी देखूंगा तो उस कॉपी में होगा क्या कि आप सीधे सीधे इंट्रोडक्शन को वहीं पे शुरू कर देते हो जहां से आपका निबंध स्टार्ट हुआ, है ना, जहां से आपका निबंध जो प्रश्न पूछा है आप उसके प्रश्न पूछने से ही इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हो। ये ऐसा नहीं करना, मैं जो निबंध पढ़ने के लिए आपको अभी लिंक दे रहा हूं तो उसमें ऐसा नहीं करना कि जहां से निबंध पूछा वहीं से पढ़ना शुरू कर दो। आपको इंट्रोडक्शन एक अलग दूर से लाई हुई चीज होना चाहिए जो हमारे मूल विषय से जुड़े, उसमें इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। मैं इसको अगले बार थोड़ा बेहतर तरीके से आपको बता पाऊंगा कि आपके बीच में इसे किसी की कॉपी में अगर ऐसा होगा तो उसको मैं बता पाऊंगा। इंट्रोडक्शन को सामान्यतः आपको जो रखना चाहिए, मतलब मैं उसमें क्या बोल रहा हूं कि दूर से लाया गया विषय हो और जो हमारे विषय से कनेक्ट करता हो, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य की बात हुई एग्जाम्पल के रूप में कि मानसिक स्वास्थ्य सबसे बेहतर स्वास्थ्य है, यह पूछ लिया, शक्ति संतुलन ही शांति का पैमाना है, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में। तो आप एक कहानी दे सकते हो कि मेरे जो गांव है उस गांव में हमेशा जो दबंग थे, वो दबंग जो थे वो आपके कमजोर व्यक्ति का क्या करते थे, शोषण करते थे। लेकिन जैसे ही खबर आई कि उनका जो कमजोर वर्ग था उसका बेटा जो है वो आईपीएस बन गया, अब गांव में शक्ति संतुलन हो गया। बात समझ रहे, ये विषय से जोड़ रहा है और पूरी तरह से हमारा जो है वो एक इंट्रोडक्शन है, मतलब दूर की बात हमने लाए उसको हमने इंट्रोडक्शन में लाके जोड़ा। ऐसे ही आपको निबंध लिखा जाएगा, है ना। निबंध में आप जितने बेहतर तरीके से इंट्रोडक्शन वाली चीज को दोगे, आपका पढ़ने वाले की इच्छा वहां पे होती है कि यार आपको नंबर दें। नंबर तभी मिलेंगे जब हम निबंध को बेहतर तरीके से लिखेंगे, है ना। और वो बेहतर तरीके से कैसे, तो शुरुआत इंट्रोडक्शन। इवन मैं अपना एग्जांपल देता हूं, इसमें मैं ये नहीं बोल सकता आप सब ये काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मेरे साथ ये होता था कि मेरी हैंडराइटिंग बड़ी गंदी है और हैंडराइटिंग गंदी होने के साथ मेरी लेखनी भी गंदी है, मतलब मेरी जो हिंदी में मिस्टेक होती है, शब्द लिखते समय मैं कुछ उटपटांग लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब जीएस के पेपर में तो उससे नंबर कटते नहीं है, हिंदी और निबंध में नंबर कटते। इवन एक बात और बता दे रहा हूँ कि 2014 का मेरा पहला पेपर था, मैं इंजीनियर हूँ बाई चांस, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाई की, 12th तक हिंदी में, बाद में इंग्लिश में पढ़ाई की, और उसके बाद पहली बार मेंस दे रहे थे। और मुझे बहुत ज्यादा, मतलब ये बात भी यहाँ से संबंधित है, तो मुझे बहुत ज्यादा हिंदी का मतलब उतना ध्यान नहीं था और उतना पता भी नहीं था कि भाई आप शुरुआत में तैयारी करने बैठे, कोई बताने वाला है नहीं, लिख दिया। तो मैंने वहां पे जो है और है में जो अंतर होता है, एक है और एक है ना, और एक मैं है और एक मैं है ना। तो मेरे जितने भी मैं थे उनमें बिंदी नहीं लगी थी, तो हर पेज में 3-3 4-4 गोले मिले, हर पेज में 3-3 4-4 गोले मुझे मिले भर के। उसने पकड़ ही लिया कि इसको पूरा इसी पर खत्म कर देना है। हिंदी में मेरे मतलब निबंध में पहली बार मेरे निबंध में मात्र 41 नंबर थे नहीं की, है ना, निबंध। जबकि हाँ ये बात बोल रहा, जिस समय मैंने ये दिया था एमपीपीएससी, सेम समय पे मैंने यूपीएससी भी दिया था। यूपीएससी में आई थिंक मेरे 180 के आसपास 118 के आसपास नंबर थे नहीं। यूपीएससी में वो आई थिंक ठीक माने जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी में 250 में से 130 135 बहुत अच्छे मार्क्स निबंध में माने जाते हैं, 118 थे। लेकिन यहाँ पे 100 में से मात्र 41 नंबर थे, क्योंकि उनको कुछ नहीं लगा, उन्होंने केवल इसमें मेरा क्या किया, गोला लगाना शुरू किया, एक पूरी तरह से गोला लगाया। तो ये भी एक फैक्टर होता है। तो अब इसमें क्या होता था, मुझे मतलब ये बात पता चली बाद में दूसरे मेंस में कि यार ऐसा होता है। और चूंकि वो गोले मेरे सबसे ज्यादा इंट्रोडक्शन में लगे थे, तो अगले बार से मैं तो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन को भी पीछे के पेज में पलट लेता, लिख देता था
क्योंकि मुझे पता है यार सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बाद में 60-65 तक नंबर मिले निबंध में, है ना, बहुत अच्छे तो नहीं, मतलब 80 तो नहीं मिले, लेकिन 60-65 तक नंबर मिले, जो उस समय पे ठीक भी था। 75 मतलब बहुत हाईएस्ट जाते थे, 60-65 तक नंबर गए। लेकिन वो एक गलती जो होती है ना, तो आपसे यही बोल रहा कि आप जो इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन को बेहतर तरीके से लिखे, हो सके तो पीछे उसको शॉर्ट में आप बना भी ले, है ना, पीछे आप क्या करें शॉर्ट में बना ले, तो इंट्रोडक्शन में बहुत दूर से लाया गया इंट्रोडक्शन बेहतर होता। जैसे मैंने एक कहानी के रूप में बताया शक्ति संतुलन वाला। दूसरा कोई घटना से आप बता सकते हो, अपने जीवन की कोई घटना, मतलब देखो यार जीवन में इतनी नैतिक घटनाएं होती नहीं है अपने साथ, है ना, यही समस्या है। लेकिन कुछ कहानियां तो आप बुन सकते हो घटनाओं से जुड़ी हुई, तो उसको भी आप बता सकते हो। उदाहरण या कविता से भी आप इसको शुरू कर सकते हो, जो आप में से ज्यादातर लोग करते हैं। कोई ना कोई आपने कथन दिया होगा और वो कथन से आप इसको शुरू करते हो, तो उससे भी शुरू किया जा सकता है ना, उससे भी आपको क्या किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। तो ये करना है। उसके बाद निजी अनुभव या समाचार पत्रों की खबर सबसे बेहतर होता है, कोई समाचार पत्रों की खबर बना दो और उससे आप वहां पे शुरू करो। केस स्टडी के रूप में भी बता सकते हो कि ऐसी घटना यहाँ पे हुई और उससे यह प्रभाव देखने को मिला, तो ये इंट्रोडक्शन में देना है। इसमें मैंने कहीं पे भी ये नहीं बात बोला कि जो विषय है उसकी परिभाषा आप इंट्रोडक्शन में देने लगो। मैंने कहीं पे बोला क्या, जो परिभाषा या उस विषय का जो स्पष्टीकरण होता है वो इंट्रोडक्शन की बाद वाली लाइन में होता है ना, वो इंट्रोडक्शन के बाद वाले पैराग्राफ में होता है। आप में से ज्यादातर लोग, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूं, तो वहां पे इंट्रोडक्शन में वो सीधा मूल्य से शुरू कर दिया, राजनीति में मूल्य क्या है वहां से शुरू किया है ना, वैसे ही वैसे मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, है ना। इंट्रोडक्शन में देखो वही है, राजनीति से तात्पर्य राज्य को संचालित करने की उचित नीति, ऐसे ही लिखा आपने, ये आपकी मतलब यही है ना। तो अभी ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन सही नहीं है ना, ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस बात को, राजनीति को हमें परिभाषित करना है इस चीज को, लेकिन ये हमारे सेकंड पैराग्राफ में जाना चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? सेकंड पैराग्राफ को बोलते हैं बेस। इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें जो भी शब्द आए, अगर मानो, है ना, आज के निबंध में बात करें, तो आज के निबंध में बात करें तो मैं बता दे रहा हूं बेस क्या है। इंट्रोडक्शन समझ पाए आप कि इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन में हमको इन की पॉइंटों का उपयोग करते हुए इंट्रोडक्शन को देने का प्रयास करना है, पहली बात। दूसरी बात की जो आधार है, उस आधार में हमको चीजों का स्पष्टीकरण देना, हमारी जो थीम है, हमारी जो विषय वस्तु है, उसका स्पष्टीकरण देना। तो मानसिक स्वास्थ्य हमारी यहाँ पे थीम है, तो पहले स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के विभिन्न रूप क्या है, और उनमें से मानसिक स्वास्थ्य क्या, यह उसका बेस होगा। बात समझ आ रही? अब हाँ, अब उनमें से सबसे बेहतर ये कैसा है, पूरा पूरा निबंध उस पर चलेगा। शक्ति संतुलन, तो पहला तो शक्ति संतुलन है क्या, शक्ति क्या है, संतुलन क्या होता है, और शक्ति संतुलन क्या होता है, ये जो आएगा वो आपके कहां पे आएगा, बेस में आएगा। और फिर उसके बाद वो शांति का पैमाना, तो शांति क्या है, तो शक्ति, संतुलन और शांति, ये तीनों ही तीनों कहां पे आएंगे, वो आपके बेस वाली लाइन में आना चाहिए। वो सारा का सारा आपको कहां पे, बेस आधार में आना चाहिए। फिर यहाँ पे पूछा मेरे लिए भारतीय होने का, तो इंट्रोडक्शन तो आपका होगा, अब हो कि भारत और भारतीयता है क्या, भारत और भारतीयता है क्या, ये कहां पे आना चाहिए, बेस में आना चाहिए। मतलब पहले लाइन के बाद वाला जो हिस्सा है उसमें हमारा ये हिस्सा आना चाहिए। मूल्य आधारित राजनीति, तो मूल्य क्या है, राजनीति क्या है, वो दोनों ही चीजें आपको कहां पे आना चाहिए, बेस में आना चाहिए, उनको इंट्रोडक्शन में नहीं आना चाहिए। इंट्रोडक्शन सामान्यतः आप जितना भी प्रयास करो, एक बाहरी चीज से आप इंट्रोडक्शन लाने का प्रयास करना, ठीक है। ये अपना हुआ। उसके बाद तो एक तो यहाँ पे बात हमने की थी कि विषय को सही से समझे, उसके बाद हाँ, तो इंट्रोडक्शन, तो इंट्रो आपका कितना हो उसको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं, तो अगर आपको 10 पेज लिखना है, पहले वाले निबंध में 1000 शब्दों में 10 पेज लिखना, तो उसमें से आप लगभग आधे पेज से पौने पेज तक क्या लिख सकते हो, आपका इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, आधे पेज से पौने पेज। एक बात और ध्यान रखें, जो मैं अभी आपकी कॉपी में देख पाया, कि पैराग्राफ जो होने चाहिए वो संतुलित होना चाहिए। पैराग्राफ बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के पैराग्राफ जो बने वो 1 पेज के पैराग्राफ है ना, शुरू करके और समाप्त किया है, और कुछ लोगों के पैराग्राफ बहुत छोटे छोटे हैं। ऐसा ना करें, है ना, ऐसा ना करें कि आप पैराग्राफ को कितना करें, तो एक पेज में 2 से 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं, है ना, एक पेज में 2 से 3 पैराग्राफ लिखे, एक पैराग्राफ भी ना लिखे और
5 पैराग्राफ भी ना लिखें, है ना, 5 पैराग्राफ भी ना लिखें। तो ये आपको हो, उसमें से पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन हो, पहले के बाद दूसरा या तीसरा पैराग्राफ जो हो वो आपका बेस हो। बेस में मैंने क्या बोला, सारी डेफिनेशन वाली जो चीजें हैं वो हमें क्या जाना चाहिए, बेस में जाना चाहिए। उसके बाद मुख्य विषय, मुख्य विषय में एक समस्या क्या लेती है ना, मुख्य विषय आपको अगला जो चौथी तीसरी चीज है वो है मुख्य विषय। मुख्य विषय में ही सबसे ज्यादा भटकाव नजर आता है। मुख्य विषय में होता क्या है ना, मेरे लिए भारतीय होने का हक, तो भारत से पता नहीं कहाँ पे वो अमेरिका भी जाएंगे, जापान भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, मध्य प्रदेश भी आ जाएंगे, बिहार भी चले जाएंगे। भटकाव बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। इसमें आपको हमेशा यह ध्यान रखना कि जो विषय है हम उस विषय से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य है तो मानसिक स्वास्थ्य बताते बताते मैं अब चेक करूंगा तो उसमें हमें मानसिक स्वास्थ्य के साथ मिलेगा कि भारत में इतने सीएससी है, भारत में इतने पीएससी है, भारत में इतने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, वो यहाँ पे डाटा मिलेगा। ठीक है, तो उसका यहाँ पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। हमारा जो विषय है उस विषय के साथ हमको यहाँ पे जोड़ना रहेगा, तो वो आपका मुख्य विषय है। मुख्य विषय में आपको फ्लो मेंटेन होना चाहिए, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ से तीसरे पैराग्राफ में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कुछ लोग जो नए लिखना शुरू करते हैं उनके साथ ये होता है कि वो जैसे अपन मेंस में जब पढ़ाते हैं तो मेंस में क्या बोलते हैं, मतलब पहले पेपर से चौथे पेपर तक पॉइंट वाइज लिखो, तो पहली बार जब लिखते हैं तो वो यहाँ पे भी पूरा पॉइंट वाइज लिख देते हैं। ऐसी गलतियां होती है, तो बिल्कुल पॉइंट वाइज नहीं लिखना, जीरो, मतलब पॉइंट बहुत बहुत आपको जरूरत लगे कि नहीं यार बगैर पॉइंट दिए काम ही नहीं चलेगा, तभी मैंने जो बात बोली है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना, मैंने जो पीछे की तरफ बोला, पीछे की तरफ पॉइंट में आप इंफॉर्मेशन को गैदर करो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन जो गैदर है उसको पॉइंट वाइज नहीं लिखना, उसको पैराग्राफ में लिखना है। ये बात आप ध्यान से करना। और पैराग्राफ में लिखने के साथ ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से ज्यादा जुड़ा हो, मतलब एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हो, उस बात को ध्यान रखना, तभी आपका क्या होगा, बॉडी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट मतलब बेहतर हो पाता है। फिर आपका क्या आता है, अच्छा एक और थोड़ी छोटी छोटी सी बात है, मुझे पता है यार इतनी सारी जो बातें बता रहे ये एकदम से आपके दिमाग भेजे में नहीं जाएंगी, है ना, ये भी एकदम ईमानदारी की बात है कि ये सारी चीजें एकदम से पूरा दिमाग और भेजे में अभी नहीं आएगी, है ना, इनको प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। उसी प्रोसेस होने के टाइम के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप एक तो कल निबंध लिखिए, कल निबंध लिखिए, दो कर सकते हैं आप ये वाले, इनमें से जो निबंध एक लिखा है 3 निबंध बचे उनमें से कोई 3 निबंध लिख सकते हैं, या जो 2020 का 2019 का एडिशनल मेंस हुआ उनमें से कोई निबंध 3 कल लिख लीजिए। अगले बार जब आए तो मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं भी देख पाऊंगा कि आप में क्या सुधार हुआ। उसको लिख के ले आना, 30 तारीख को जब वापस टेस्ट देने आएंगे तो उसको लिख के ले आना, तो अपन देख पाएंगे कि उसमें क्या सुधार हुआ है, तो उनको आप लिखो। उसमें कुछ चीजें जो हैं वो वापस से वो बता, वो क्या होना चाहिए कि निबंध के जो वाक्य होने चाहिए वो बहुत संतुलित होना चाहिए, छोटे वाक्य होना चाहिए, बहुत लंबे। एक एक व्यक्ति जो होते हैं वो 2-2 लाइन में एक कथन लिखते हैं, ये राइटिंग नहीं है। ये जो भाषा शैली है ना वो प्रभावकारी नहीं, मतलब भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप 6-7 बात में एक पूरा वाक्य खत्म कर दो। ये एक प्रैक्टिस से आती है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिखने की प्रैक्टिस से नहीं आएगी, वो पढ़ने की प्रैक्टिस से आएगी। तो वापस जो निबंध है, जो मैंने बोला कि डेली एक निबंध लिखो, तो निबंध पढ़ो, तो उस पढ़ोगे आप तो वहां पे जरूर आएगी। वो किसके निबंध पढ़ना, तो देखिए आप उठाते हैं पढ़ने को बोला तो हमने ही कोई निबंध लिखा होगा कोई किताब में, वो पढ़ने लगते हैं। किसी ने और अपनी किताब निकाली होगी निबंध की, वो पढ़ने लगे होंगे। कोई और हमारा जैसा ज्ञान दे रहा होगा यूट्यूब पे, उसका सुन लिया, उससे नहीं डेवलप होगा। आज के बाद निबंध पे मैं भी ज्ञान दूंगा तो वो आपके फ्रूटफुल नहीं है, वो आप केवल पढ़ेंगे निबंधों को, उससे आएगा। तो निबंध को कोई साहित्यकारों के निबंध पढ़ो उससे, क्योंकि ये बात प्रोसेसिंग की इतनी है, उसके बाद आप अपने गहराई में जाओगे ना तो ही उसको सीख पाओगे। तो उन निबंधों को पढ़ो। अब वहां पे जब आप पढ़ोगे, खासकर निर्मल वर्मा के जब आप निबंध पढ़ोगे या माखनलाल चतुर्वेदी के निबंध पढ़ोगे, तो उनके वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उससे आपको वो शैली पकड़ में आएगी कि हमारी भाषा शैली कैसे इंप्रूव होगी, उस पर अपन को जोर देना। ठीक है, उदाहरणों का प्रयोग करें, यह एक बहुत विशिष्ट शैली होती है। बहुत विशिष्ट शैली होती है कि आप कोई भी समस्या बता रहे हो, साथ में कोई एग्जाम्पल दे रहे हो, साथ में कोई कथन दे रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा कथन भी नहीं दे रहा, लेकिन कोई एग्जाम्पल दे रहे हो, कोई न्यूज़पेपर की खबर दे रहे हो,
कहीं क्या व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हो तो सामने वालों को निबंध पढ़ने में मजा आता है। देखो यार होता क्या है कि इसमें पूरा पूरा पढ़ना पड़ता है। जब जीएस की कॉपी चेक करते हैं तो केवल आपको आधा पेज पढ़ा, नंबर दे दिया, सीधे समझ आ रहा। इसमें एक पेज से दूसरे पेज को पढ़ना है, तो जब तक आपकी भाषा शैली मारक नहीं होगी उसमें मजा नहीं आएगा, तो पढ़ने की इच्छा नहीं होती। और अनिच्छा से पढ़ेंगे तो उत्तर भी सही आपको मतलब मार्क्स भी वहां पे सही तरीके से नहीं मिलेगा। तो इसमें कोशिश करें कि आप उदाहरणों का प्रयोग करें और साथ ही साथ सपोर्टिंग में तथ्य लिखें। कहीं पे आप कोई बता रहे हो तो उसको बताएं कि भारत में है ना 5% लोग इस रिपोर्ट के अनुसार मनोरोग से पीड़ित है ना, मानसिक रोग से पीड़ित है, तो अपने सपोर्ट में एविडेंस देने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद आपका जो आता है वो आता है कि कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको ज्यादातर प्रयास होना चाहिए कि जो आपने इंट्रोडक्शन में बातें कही हैं वो इंट्रोडक्शन में कही गई बातें कंक्लूजन में अपन बता रहे हो, है ना, कि इंट्रोडक्शन में जो हमने बात कही थी उसी को हम कंक्लूजन से जोड़ रहे हो। ठीक है, तो बेहतर होगा। या कहीं पे कोई समस्या बताई, हमने बहुत सारी समस्याओं की चर्चा की, तो उसका समाधान हम वहां पे प्रस्तुत करें, है ना, कोई निष्कर्ष दे सकते हैं, कोई चेतावनी जलवायु परिवर्तन पे आया, हम तो उसकी भयावहता को बता रहे और एक निष्कर्ष बता रहे कि भाई इससे हमको बचना चाहिए। या फिर हम कोई संपूर्ण जो अपन ने निबंध लिखा उसका कोई सार रूप वहां पे दे सकते हैं। इनसे हमारा क्या होगा, निबंध एक तरीके से क्या हो सकता है, बेहतर हो सकता है ना। इनसे हमारा क्या होगा, निबंध बेहतर हो सकता है। क्या ना करें आखिरी में, ठीक है, तो आखिरी में क्या ना करें, मैं डायग्राम बनाने से बचे, निबंध में डायग्राम वगैरह नहीं बनाना। बहुत रेयर हो कि कहीं पे आपको लगता है कि बगैर डायग्राम बनाना से काम नहीं चलेगा, तभी वहां पे बनाए, बाकी वो डायग्राम ना बनाए। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ना दें। अभी कुछ दिन आप लिखोगे तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही निकलेगी, क्योंकि अपन ने पढ़ी हुई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो पढ़ा है वही निकलेगा। लेकिन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का निबंध में बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं होता। बहुत मतलब कोई आर्थिक निबंध है तो ही उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं तो बेसिक इंफॉर्मेशन दे, पॉइंट वाइज ना लिखे और बहुत ज्यादा कहानियां भी ना लिखने लगे, है ना। कई सारे लोग होते वो केवल कहानियां, है ना, पिछली बार एक कॉपी चेक कर रहा था उसकी 2 पेज की कहानी, है ना, किसी ने लिखा 2 पेज, मैंने बोला इंट्रोडक्शन में कहानी लिखो, उसने 2 पेज में कहानी लिख दी। तो अब ये भी दिक्कत है कि 2 पेज में आप कहानी लिखोगे तो फिर वो भी नहीं है ना, थोड़ी बहुत कहानियां चल जाती है, फिर उनको भी लगता है यार ये तो घुमा रहा है ना, बत्ती बात कहानीबाजी है। ठीक है, तो वैसा भी मत करो। ठीक है, तैयारी कैसे करें, तो पहले हर टॉपिक जितने टॉपिक है इनके शॉर्ट नोट्स बनाए, और अब आपको समझ आ गया होगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना। जो मैंने अप्रोच बताई उस अप्रोच के साथ उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। डेली एक निबंध मैं अभी आपको ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूं, वो एक निबंध पढ़ लो, है ना। अच्छे साहित्यकार, बड़े बड़े साहित्यकार के नाम पढ़े ही हैं आपने, उन बड़े साहित्यकारों के निबंध पढ़ो। ठीक है, आप ऐसे जब निबंध पढ़ने को जाते हैं तो कोई एक किताब पढ़ के उठाने लगते हो, वो भी पढ़ना, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे साहित्यकार पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वो करो और 3-4 दिन में एक निबंध लिख लिया करो। शॉर्ट नोट्स तो आप डेली बना रहे, शॉर्ट नोट्स तो आप आधे घंटे में बना रहे हो, लेकिन 3-4 दिन में एक निबंध लिख लिया करना, तो आपके बेहतर हो जाएगा। पहले तो कल ही एक निबंध लिखना, इन सब पॉइंटों को ध्यान में रख के निबंध लिखना, तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, निबंध में आपको विश्वास बढ़ेगा। एक और, मात्रात्मक अशुद्धि मत करें जैसा मैं करता हूं, है ना, मात्रात्मक अशुद्धियों से आप बचें, क्योंकि बहुत बड़ा वो है। काटापीटी ना करें, काटापीटी बहुत सारे लोग करते हैं, हिंदी में काटापीटी करने पे भी गोला लगाते हो, गोला लगा के वो नंबर काट सकते हैं। गोला लगा तो फिर आप बोल नहीं सकते भाई नंबर मिलेगा, वो किसी भी चीज पे काटापीटी की, गोला लगाया नंबर काट लेंगे, तो उसको ना लगाएं। ठीक है, इतनी बुनियादी चीजें हैं। अब हम प्रयास ये करेंगे कि अगला जो अपना संडे, अगला जो टेस्ट है 30 तारीख को, तो आज के जो 8 निबंध है इनके पॉइंटर मैं आपको बता दूंगा कि इनमें क्या क्या पॉइंटर लिखे जाना था। और आप में से कुछ लोगों ने और बेहतर लिखा होगा तो उनको बता देंगे कि भाई ये वाला इंट्रोडक्शन इसका बेहतर है, इसका आधार अच्छा है, इनका कंक्लूजन अच्छा, तो वो काम अपन अगले टेस्ट के दिन डिस्कशन में उसको कवर कर लेंगे इन्हें। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद। कोई डाउट आपको हो तो बता दीजिए, ऑनलाइन में भी कोई डाउट हो तो वो बता दीजिए, ऑनलाइन में भी किसी को कोई डाउट हो तो वो बता दें, आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिए। नहीं, थक गए हम तो 3 घंटे लिखने के बाद फिर वो है, लेकिन ठीक है, कुछ समझ आया, मतलब निबंध कुछ इम्प्रूव होगा, है ना, निबंध कुछ इम्प्रूव होगा या नहीं होगा, है ना। इसीलिए तो निबंध को इम्प्रूव करो, कल एक निबंध जरूर लिखना, क्योंकि मुझे पता है आप 5 दिन में हिंदी पढ़ने में बोर हो जाते हैं, है ना, इसलिए साथ में निबंध करो। इन दोनों में आपने अच्छे मार्क्स कर लिए तो बहुत बेहतर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑनलाइन वालों को कोई डाउट हो तो वो बता दें, अपन वापस से मिलते हैं 30 तारीख को। ठीक है, चलिए, कोई डाउट हो तो आप लोग बता दीजिए, अगले टेस्ट वाले दिन पे मिलेंगे।
अच्छा, ये आपकी कॉपी है। ठीक है, अब अगले बार अपन इस पे बात करते हैं। किसी को कोई और डाउट हो तो आ जाना मेरे पास। ये पेपर किसका था आपका? पेपर, हाँ आपका। हाँ, आराम से तैयार हो जाएगा 50 दिन में। सभ्यता और संस्कृति वाला। हाँ, तो आप उसको एक बार वहां से देख लेना, सभ्यता और संस्कृति वाले निबंध को भी, है ना, देख सकते हो। देखो, सभ्यता और संस्कृति वाला निबंध एक कहीं से भी सर्च करके की पॉइंट नोट कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। रामचरितमानस के रोग की बात की गई है। रामचरितमानस में रोग, हाँ, रामचरितमानस में रोग की बात कही गई, एकदम बात सही है। अच्छा, ये मैं पहले कमेंट नहीं देख पाया था, ठीक है। चलिए, ठीक है, मिलते हैं अगले बार। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, अभी डाल देंगे, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब वापस से मिलते हैं अगले टेस्ट के दिन।